हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम दिल का क्या कसूर एक दर्द भरी प्रेम कहानी का छठवां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। प्रेजेंट टाइम। एक झटके के साथ ही श्री अपनी उन यादों के झरोकों से बाहर निकल आई। उसने हड़बड़ाकर अपने आसपास देखा तो उनकी गाड़ी इस वक्त चौहान अंपायर के सामने खड़ी हुई थी। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला और उसने जल्दी से आकर रणविजय की साइड का डोर ओपन किया। रणविजय ने अपने लैपटॉप को साइड में रखा और गाड़ी से बाहर निकल गया। रणविजय ने अपना लैपटॉप, बैग और लैपटॉप नहीं उठाया था, इसलिए श्री समझ गई थी कि उसे ही ये बैग लेकर जाना होगा। उसने जल्दी से लैपटॉप को बंद किया और बैग में डालकर बैग को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और अपनी साइड का डोर ओपन कर जैसे ही बाहर आने लगी तभी ड्राइवर ने ही उसकी साइड का भी डोर ओपन कर दिया। श्री अभी बाहर आ ही रही थी तभी रणविजय ने एक तेज आवाज़ के साथ डोर को वापस बंद किया और ड्राइवर पर भड़कते हुए कहा, ये तुम्हारी मालकिन नहीं है जिसे तुम इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, ये खुद से आ जाएगी। ये कहकर रणविजय ने अपने कदम बिल्डिंग के अंदर की तरफ बढ़ा दिए। श्री ने चुपचाप गाड़ी का डोर ओपन किया और लैपटॉप का बैग पकड़े हुए बाहर आई और तेज तेज कदमों से रणविजय के पीछे चली गई। रणविजय अपनी प्राइवेट लिफ्ट में जाकर घुस गया तो श्री भी जल्दी से जाकर प्राइवेट लिफ्ट में रणविजय के पीछे जाकर खड़ी हो गई। इस वक्त इस लिफ्ट में सिर्फ रणविजय और श्री ही मौजूद थे। श्री अपने दोनों हाथों में उस बैग को पकड़े हुए सिर झुकाए हुए खड़ी थी। रणविजय के साथ इतनी छोटी सी जगह में अकेले खड़े होना श्री को थोड़ा अजीब लग रहा था, या कह सकते हैं कि उसे डर लग रहा था। पर रणविजय बिना किसी भाव के सामने की तरफ देखते हुए खड़ा था। वहीं लिफ्ट का डोर ग्लास का बना हुआ था, इस वजह से उसे ग्लास में पीछे खड़ी श्री के चेहरे के हर एक्सप्रेशन साफ नजर आ रहे थे, जिसे देखकर रणविजय की आंखें गहरी हो गई। उसने एक बटन प्रेस किया और लिफ्ट जहां थी वहीं रुक गई। लिफ्ट को अपनी जगह रुकते देखकर श्री ने नजरें उठाकर सामने की तरफ देखा तो उसकी नजरें ग्लास में नजर आ रहे रणविजय के रिफ्लेक्शन पर गई। रणविजय की नजरें इस वक्त श्री पर जमी हुई थी। श्री ने वापस अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रणविजय ने लिफ्ट क्यों रोक दी, पर उसे डर भी लग रहा था कि कहीं रणविजय उसे वापस परेशान तो नहीं करने वाला। वो अभी अपनी सोच में ही थी कि रणविजय उसकी तरफ पलटा और झटके से उसे लिफ्ट की दीवार पर प्रेस करते हुए उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, यहाँ तो आई हो, लेकिन यहाँ पर मालकिन की तरफ बिहेव मत करना श्री, क्योंकि तुम यहाँ मेरी पर्सनल नौकर बनकर आई हो। खुद को यहाँ की लेडी बॉस समझने की गलतफहमी मन में मत पालना। श्री, जो घबराई हुई नज़रों से रणविजय को देख रही थी, उसने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया। श्री को अपनी बात मानते देख रणविजय ने अजीब सी स्माइल के साथ आगे अपनी बात कही, और यहाँ पर अपनी इस खूबसूरती के जाल में मर्दों को फंसाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि जानता हूँ कि तुम इसमें बहुत एक्सपर्ट हो। वो क्या है ना, अगर तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ नहीं जुड़ा होता तब तुम जो मर्जी आई करती, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी पूरी दुनिया तुम्हें मेरी बेवी के तौर पर जानती है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम पर तुम्हारी वजह से किसी तरह का धब्बा लगे, क्योंकि मुझे मेरी रेपुटेशन बहुत प्यारी है, समझी। रणविजय जिस तरह से श्री के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा रहा था, श्री से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसकी आंखों में नमी उतर आई और तुरंत उसने अपनी नज़रें फेर ली और बड़ी ही मुश्किल से कहा, मैं ऐसी नहीं हूँ, आप मुझे ऐसा क्यों समझते हैं। श्री की बात सुनकर रणविजय ने उसका चेहरा पकड़कर अपने सामने किया और कहा, क्योंकि तुम ऐसी हो इसलिए मैं तुम्हें ऐसा समझता हूँ। रणविजय ये बात बहुत ही धीरे से मगर सर्द लहजे में कह रहा था। रणविजय की पकड़ श्री के गालों पर बहुत ज़्यादा कसी हुई थी। पहले ही सुबह रणविजय ने जिस तरह से श्री के गालों को पकड़ा था, उसका दर्द भी अभी तक अच्छी तरह से गया नहीं था, और दोबारा रणविजय की ऐसी उसकी गालों को पकड़ने से उसे और भी ज़्यादा दर्द होने लगा। इसलिए श्री रणविजय का हाथ अपने गालों से हटाने की कोशिश करने लगी, पर वो जितनी ज़्यादा कोशिश कर रही थी, रणविजय अपनी पकड़ उतनी ही ज़्यादा टाइट करता जा रहा था। श्री को ऐसे दर्द में देखकर रणविजय को जैसे सुकून महसूस हुआ था, इसलिए उसकी फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। श्री की आंखों के किनारों से आंसू बह रहे थे। वो रिस्पेक्ट भरी
रिक्वेस्ट भरी नज़रों से रणविजय को देख रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से रणविजय के हाथ को पकड़ा हुआ था। उसके नाजुक से छोटे छोटे हाथों में रणविजय का बड़ा और शक्त हाथ किसी पत्थर की तरह लग रहा था। श्री को और भी ज़्यादा तकलीफ देने के लिए रणविजय ने श्री के चेहरे के करीब झुककर उसके होठों पर अपनी होठ लगा दिए और उसे बहुत ही बुरी तरह से बाइट करने लगा। अब तो श्री की हालत बहुत ही बुरी हो रही थी, क्योंकि रणविजय जिस तरह से उसके होठों को चबा रहा था, श्री के होठों पर कट लग गया और दोनों के ही मुंह में श्री के ब्लड का टेस्ट घुलने लगा। रणविजय का एक हाथ श्री के गालों पर था और दूसरा हाथ श्री के गर्दन पर, जो धीरे धीरे फिसलते हुए श्री की कमर पर आकर रुक गया। उसने अपने दूसरे हाथ से श्री की कमर को जोर से प्रेस किया, जिससे श्री के मुंह से एक चीख निकल गई, पर उसकी वो चीख उसके मुंह में ही घुट कर रह गई थी। वहीं रणविजय की किस, जो पहले ही इतनी ज़्यादा वाइल्ड थी, अब और भी ज़्यादा डीप होती गई। दर्द और सांस ना ले पाने की वजह से ही श्री को ऐसा लग रहा था जैसे रणविजय आज उसकी जान लेकर ही मानेगा। वो रणविजय की पकड़ में ऐसे छटपटा रही थी जैसे खूंखार शेर की पकड़ में मासूम सा छोटा सा खरगोश अपनी जान बचाने के लिए छटपटा रहा हो। कुछ देर बाद रणविजय श्री से झटके से दूर हुआ और एक रूथलेस स्माइल के साथ श्री को देखते हुए बोला, अब तो तुम्हें इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए श्री, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ अब हमेशा ऐसे ही रहने वाला हूँ और सारी ज़िंदगी तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना ही होगा। ये कहकर रणविजय ने अपना कोट ठीक किया और वापस पलट कर खड़ा हो गया। वहीं श्री का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था और उसकी होंठ पर भी इस वक्त कट का निशान साफ नजर आ रहा था। वह लंबी लंबी सांस लेते हुए अपनी सांसों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही थी। रणविजय एक तिरछी स्माइल के साथ वापस उस ग्लास में श्री के रिफ्लेक्शन को देख रहा था। श्री को इतना ज़्यादा परेशान और बेचैन देख उसके होठों की स्माइल और भी बड़ी हो गई। तभी एक आवाज़ के साथ लिफ्ट की डोर ओपन हुई और रणविजय उसे ऑर्डर देने वाले टोन के साथ बोला, मेरे पीछे आओ। ये कहकर उसने अपने कदम लिफ्ट से बाहर बढ़ा दिए। श्री, जो अपनी सांसों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही थी, उसने जल्दी से नीचे रखा हुआ लैपटॉप का बैग उठाया और अपने कदम रणविजय के पीछे बढ़ा दिए। रणविजय अपने कैबिन में आया और अपना कोट उतार कर उसे सोफे पर फेंक कर रोलिंग चेयर पर बैठ गया। श्री भी उसका लैपटॉप पड़े हुए उसके कैबिन में आ गई, उसके सामने ही खड़ी हो गई। रणविजय ने एक नज़र श्री की तरफ देखा और कहा, वहीं खड़ी रहोगी क्या? मेरा लैपटॉप मुझे दो। श्री ने जल्दी से लैपटॉप निकाल कर रणविजय के सामने डेस्क पर रख दिया और वापस थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर में रणविजय का असिस्टेंट अंदर आया। वो रणविजय को शेड्यूल बताने वाला था कि उसकी नज़र श्री पर गई, जो सिर झुकाए हुए खड़ी थी। श्री को देखकर उसका असिस्टेंट कन्फ्यूजन से उसे देखने लगा। वो पहचान नहीं पा रहा था कि लड़की है कौन। तभी रणविजय, जो अपने लैपटॉप पर कुछ वर्क कर रहा था, उसने बिना अपने असिस्टेंट की तरफ देखे ही कहा, अगर तुमने जी भरकर इसे देख लिया हो तो क्या तुम मुझे मेरा शेड्यूल बताओगी? असिस्टेंट, जो काफ़ी देर से श्री को देख रहा था, वो हड़बड़ाते हुए रणविजय से बोला, जी जी सर जी। कहते हुए उसने अपनी फाइल खोली और एक एक कर रणविजय को पूरे दिन का शेड्यूल बताने लगा और फिर रणविजय से इजाज़त लेकर कि कैबिन से बाहर भी चला गया। वहीं श्री काफ़ी देर से खड़े खड़े थक गई थी, इसलिए उसने अपने कदम सोफे की तरफ बढ़ा दिए तो रणविजय, जो अपने काम में पूरी तरह से बिजी हो गया था, उसकी आवाज़ श्री के कानों में आई, वहाँ कहाँ जा रही हो? चुपचाप यहीं आकर खड़ी रहो। श्री ने पलट कर रणविजय की तरफ देखा और वापस रणविजय के पास आकर धीरे से कहा, वो मैं थक गई थी इसलिए वहाँ बैठने वाली थी। रणविजय ने अपनी नज़र उठाकर श्री की तरफ देखा और अपनी रोलिंग चेयर पर लीन होते हुए कहा, अच्छा, ऐसा भी क्या किया तुमने श्री कि तुम थक गई थी? तुम्हें तो थकने की भी इजाज़त नहीं है। चुपचाप यहीं खड़ी रहो। रणविजय श्री को भी कुछ और भी कहने वाला था, तभी उसके कैबिन का डोर ओपन हुआ और अमन कैबिन के अंदर आते हुए बोला, रणविजय, मैं कब से तुम्हारे आने का वेट कर रहा था। तुम ये कहते हुए अमन की नज़र श्री पर गई, जो उसे ही देख रही थी। अमन को अपने सामने देखकर श्री कुछ पल के लिए जम सी गई और उसने जल्दी से अपनी नज़र नीचे झुका ली, क्योंकि उसकी आंखों में एक अलग ही तरह का इमोशन आकर गुजर गया था और वो नहीं चाहती थी कि इस इमोशन को वहाँ मौजूद कोई भी देखे। अमन ने कन्फ्यूजन से श्री से कहा, श्री, तुम यहाँ पर? श्री की जगह पर रणविजय ने जवाब दिया, हाँ,
ये आज से मेरी पर्सनल सर्वेंट बनकर मेरे साथ ही आएगी। वैसे तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? अमन को रणविजय की बात समझ नहीं आई। वो जाकर सोफे पर बैठते हुए बोला, पर्सनल सर्वेंट पर? ये तो तुम्हारी बीवी है ना? तुम अपनी बीवी को पर्सनल सर्वेंट कैसे कह सकते हो? फिर श्री की तरफ देखते हुए कहा, और श्री, तुम खड़ी क्यों हो? तुम सोफे पर बैठ जाओ। रणविजय, जो लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, उसने एक नज़र उठाकर अमन की तरफ देखा और उसे घूरते हुए कहा, मेरी बीवी की फिक्र करना बंद करो अमन। मुझे अपनी बीवी को क्या कहकर पुकारना है, मैं ये तय करूँगा और कोई नहीं। फिलहाल ये बताओ कि तुम किस काम से आए हो? अगर कोई काम नहीं है तो यहाँ से जा सकते हो। अमन ने एक गहरी सांस ली और फिर रणविजय से कहा, ठीक है, मैं तो यही काम के लिए आया था कि आज मिस्टर बत्रा ने हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की खुशी में एक ग्रैंड पार्टी रखी है, तो हमें वहाँ जाना होगा। शाम को रेडी रहना। रणविजय ने कहा, ठीक है, मैं रेडी रहूँगा। अमन अपनी चेयर से खड़ा हुआ और उसने एक नज़र श्री की तरफ देखा, जो अभी तक अपना सिर झुकाए खड़ी हुई थी, पर श्री की आंखों में इस वक्त नमी थी और वो अपने दुपट्टे को अपनी उंगली में उलझते हुए कुछ सोच रही थी। अमन ने गौर से श्री की हर एक हरकत को देखा, लेकिन जल्दी अपना ध्यान झटकते हुए वो रूम से बाहर निकल गया। वहीं जब श्री को एहसास हुआ कि अमन वहाँ से जा चुका है, तो उसने नज़र उठाकर उस दरवाजे की तरफ देखा। श्री की आंखों में इस वक्त नमी थी और था एक दर्द का एहसास। तभी रणविजय की आवाज़ उसके कानों में आई, मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर आओ। श्री ने रणविजय की तरफ देखा और फिर रूम से बाहर चली गई। श्री अपनी ही सोच में गुम चली जा रही थी कि तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज़ देकर रोका। ये अमन था और जो वापस रणविजय की कैबिन की तरफ आ रहा था। श्री ने पलटकर अमन की तरफ देखा तो अमन जल्दी से उसके पास चलते हुए आया और श्री को गौर से देखते हुए कहा, श्री, तुम ठीक तो हो ना? श्री ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। अमन को श्री को देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जो किसी वक्त इतना चहकती थी। उसके फेस की स्माइल कभी जाती ही नहीं थी। आज ये लड़की कितनी ज़्यादा बदल गई थी। अमन श्री से बात करना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात कहाँ से शुरू करे। वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी श्री ने कहा, वो मुझे रणविजय के लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर जानी है। अगर देर हो गई तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। श्री की बात सुनकर अमन ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन मेरी एक बात का जवाब देती जाओ। श्री ने नज़र उठाकर अमन की तरफ देखा। अमन ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, श्री, सच सच बताना, क्या वाकई में तुमने वो सब जानबूझकर किया था? मेरा मतलब है कि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम शिवांगी से बहुत प्यार करती थी और तुम शिवांगी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती थी, और शिवांगी की जान लेने के बारे में तो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती थी। तुम तो उन लोगों में से हो जो शिवांगी के लिए अपनी जान दे सकती थी। तो फिर वो सब क्या था श्री? अमन की बात सुनकर श्री ने जल्दी से अपनी नज़रें नीचे झुका ली, जैसे वो अमन की बात का जवाब ना देना चाहती हो। अमन ने इस बात थोड़ा जोर देते हुए कहा, श्री, बताओ मुझे, क्या वाकई में उस दिन होटल में जो हुआ था वो सच था? श्री ने परेशान होते हुए कहा, देखिए अमन जी, मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, और आप प्लीज़ मुझे उस रात के बारे में कुछ मत पूछिए। मुझे अभी कुछ काम है, तो मुझे अभी जाना होगा, कहकर श्री आगे बढ़ गई। अमन ने उसे जाते हुए देखा और खुद से ही कहा, नहीं श्री, तुम्हें देख कर नहीं लगता कि तुम किसी की जान ले सकती हो या तुम शिवांगी के साथ कुछ गलत कर सकती हो। कुछ तो ऐसा है जो हम सबसे छिपा हुआ है, पर वो क्या है ये समझ नहीं आ रहा। तभी अमन का फ़ोन रिंग करने लगा। अमन ने अपना फ़ोन पिक किया और कान पर लगाए बात करते हुए ही आगे बढ़ गया। रणविजय अपनी कैबिन में बैठे हुए लैपटॉप पर अपना वर्क कर रहा था और बीच बीच में एक फाइल को भी गौर से देख रहा था। तभी उसके कैबिन का डोर एक तेज आवाज़ के साथ खुला और नायरा दन दनाती हुए अंदर आई। रणविजय ने नज़र उठाकर सामने नायरा की तरफ देखा, जो गुस्से में उसी की तरफ आ रही थी। रणविजय ने उसे इग्नोर किया और वापस अपनी फाइल में देखते हुए पूछा, इस तरह से मेरे कैबिन में आने का मतलब जान सकता हूँ नायरा? नायरा जाकर रणविजय के सामने खड़ी हो गई और गुस्से से भड़कते हुए बोली, ये सब क्या है? मुझे तो लगा था कि तुम शिवांगी से सच्चा प्यार करते हो और फिर तुमने उसी की कातिल श्री से शादी कैसे कर ली? और अगर तुम्हें शादी करनी थी तो फिर मुझ में क्या बुराई थी? तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में क्या फीलिंग है, फिर भी तुमने ऐसा किया। रणविजय ने अपनी नज़र फाइल से हटाकर और फाइल को बंद करके डेस्क पर रखा और फिर अपनी चेयर पर लीन होते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के नायरा से कहा,
मैं तुम्हें पहले भी क्लियर कर चुका हूँ नायरा कि मैं क्या करता हूँ और क्यों करता हूँ। इसका जवाब मैं हर किसी को देना ज़रूरी नहीं समझता, मतलब तुम्हें भी नहीं। रणविजय के ऐसे जवाब देने से नायरा को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। वो अपना हाथ डेस्क में पटकते हुए बोली, तुम्हें मेरी बात का जवाब देना होगा रणविजय। कितना इंतज़ार किया था मैंने तुम्हारी हाँ का, और मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे शादी करने के लिए मान गए हो, लेकिन तुम मेरे सामने श्री को अपनी बीवी बनाकर ही ले आए। रणविजय कुछ देर तक तो नायरा को देखता रहा और फिर अपनी चेयर से खड़ा हुआ और आकर नायरा के सामने खड़े होते हुए बोला, तुम जितनी बार मुझसे ये सवाल पूछोगी मेरा जवाब वही होगा कि मैं तुम्हारे सवालों को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। अगर तुम यहाँ पर किसी काम से आई हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें बकवास करने आई हो तो फिर जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे सवालों के जवाब तो मिलने से रहे। नायरा ने एक नज़र रणविजय को घूर कर देखा और मन ही मन कहा, श्री के साथ शादी करने का कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम कभी भी शिवांगी के कातिल से तो शादी बिल्कुल नहीं करोगे। अब वो कारण क्या है इसका पता तो मैं लगा कर रहूँगी। रणविजय ने अपने हाथ से उसे बाहर जाने का इशारा किया। नायरा कुर्सी से पैर पटकते हुए जैसे ही डोर से बाहर जाने वाली थी, तभी सामने की डोर से ओपन कर अंदर आ रही श्री से एकदम से टकरा गई। श्री ने अपने हाथ में गर्मा गर्म कॉफ़ी पकड़ी हुई थी। नायरा के टकराने से सारी कॉफ़ी श्री के हाथ पर गिर गई, जिससे श्री के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। वो अपना हाथ झड़कते हुए अपने हाथ को देख रही थी। वहीं थोड़ी बहुत काफ़ी तो नायरा के कपड़ों पर भी गिर गई थी, जिस वजह से वो चिल्लाते हुए बोली, यू इडियट, देख कर नहीं चल सकती हो क्या? सारे कपड़े ख़राब कर दिए मेरे। हालांकि नायरा के कपड़ों पर थोड़ी बहुत छींटें ही आई थी और सारी काफ़ी तो श्री के हाथ पर गिरी थी, जिसकी वजह से श्री का नाजुक सा हाथ पूरा लाल हो गया था और जलने की वजह से उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। वो अपना हाथ पकड़े हुए नम आँखों से कभी नायरा को तो कभी रणविजय को देख रही थी। रणविजय की आंखों में स्त्री के लिए जरा सी भी सिंपैथी नहीं थी। वो बिना किसी भाव के श्री को ही देख रहा था। नायरा ने एक नज़र गुस्से से घूर कर श्री को देखा और कैबिन से बाहर निकल गई। श्री को अपने हाथ में बहुत तेज जलन हो रही थी, इसलिए वो जल्दी से वॉशरूम में चली गई। उसने चलते पानी के नीचे जैसे ही अपना हाथ रखा, तब जाकर उसे थोड़ी बहुत ठंडक महसूस हुई। अब उसके हाथ की जलन में थोड़ी सी राहत थी। तभी उसे हाथ को दो सख्त हाथों ने अपने हाथों से पकड़ लिया। ये रणविजय था, जो पीछे श्री के पीछे खड़े हुए उसकी तरफ झुके अपने दोनों हाथों से श्री के उस हाथ को पकड़े खड़ा था जिस हाथ पर कॉफ़ी गिरी थी। श्री का हाथ पूरी तरह से लाल था। रणविजय ने श्री के कानों के करीब झुकते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। कहकर रणविजय बहुत ही रफली श्री के उस हाथ को रफ कर रहा था। रणविजय जिस तरह से श्री के हाथ को रगड़ रहा था, श्री के हाथ पर जो कुछ पहले ठंडा पानी पड़ने से कुछ राहत मिली थी, उसमें एक बार फिर से जलन होने लगी। वो रणविजय के हाथ से बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर रणविजय ने बहुत ही सख्ती से उसके हाथ को पकड़ा हुआ था। श्री रोते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है, मत कीजिए ऐसा। रणविजय, जो इस वक्त श्री के कानों के करीब झुका हुआ था, उसने सरगोशी करते हुए कहा, तो मैं इसलिए तो ये कर रहा हूँ कि तुम्हें दर्द हो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ना कि तुम्हारे दर्द से मुझे सुकून मिलता है। श्री को अब इतना दर्द हो रहा था कि वो बार बार से छूटने की कोशिश कर रही थी। रणविजय मिरर में एक डबल स्माइल के साथ श्री के चेहरे को भी देख रहा था, जो दर्द को रोने की वजह से लाल हो गया था। दर्द की वजह से उससे बोला नहीं जा रहा था। रणविजय ने झटके से श्री का हाथ छोड़ा और उसे अपनी तरफ पलट दिया। श्री अपना हाथ पकड़े हुए नजरें झुकाए किसी छोटे बच्चे की तरह रो रही थी। उसे अपने हाथ में वाकई बहुत दर्द हो रहा था, पहले ही जलने की वजह से और फिर रणविजय की हरकत की वजह से उसका हाथ बुरी तरह से लाल हो गया था। रणविजय ने अपने दोनों हाथ श्री के अगल बगल टिकाए और उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, दर्द हो रहा है श्री। श्री ने अपनी आंसू से भरी आंखों से रणविजय की तरफ देखा। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर उसकी आंखें उसका दर्द साफ बयां कर रही थी। रणविजय बहुत ही गौर से उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में बस दर्द को देखकर एक सेकंड के लिए ही सही रणविजय अपना गुस्सा भूल गया था, लेकिन जैसे ही उसे दोबारा याद आया कि श्री की वजह से उसे क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करना पड़ा, उसकी आंखों में एक बार फिर से नफरत उतर आई। उसने श्री के जबड़े को पकड़ते हुए कहा, ऐसा क्या देख रही हो? मुझे
तुम पर बिल्कुल दया नहीं आने वाला श्री, क्योंकि तुम्हारे गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है मेरे पास। उसके चेहरे को झटका और जैसे ही वहाँ से जाने लगा, श्री की रुआसी आवाज़ उसके कानों में आई। मैंने कुछ नहीं किया था रणविजय। आप भी जानते हैं कि मैं उन्हें कितना प्यार करती थी। फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं उनके साथ ऐसा करूँगी? श्री ने आज पहली बार रणविजय के सामने अपनी बात रखी थी, वरना तब से उसे सबने ब्लेम किया और श्री चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। आज पता नहीं कैसे श्री ने हिम्मत करके ये बात रणविजय से कही थी। श्री की बात सुनकर रणविजय के पैर जहाँ थे वहीं थम गए और उसने पलटकर श्री की तरफ देखा, जो अपनी आंसू से भरी आंखों से रणविजय को ही देख रही थी। रणविजय ने वापस अपने कदम श्री की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझसे झूठ बोलना बंद करो श्री, क्योंकि सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। अपनी ये झूठी बातें, ये झूठी कहानी उन्हें जाकर सुनाओ, जो तुम्हारे बारे में कुछ ना जानते हो। कहते हुए रणविजय ने श्री की बाह को कसकर पकड़ा और उसे अपने करीब करते हुए कहा, अपने गुनाह को गलती का नाम देकर उसे छोटा साबित मत करो, क्योंकि मेरी नफरत तुम्हें सारी जिंदगी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि जो तुमने किया है ना श्री, वो सिर्फ नफरत और सजा के लायक है। अब ये रोने का नाटक बंद करो और चुपचाप बाहर आओ, कहकर उसे झटक दिया और वॉशरूम से बाहर निकल गया। वहीं श्री अपने हाथ को पकड़े वहीं बैठकर उसे देखते हुए खुद से ही बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे पता है कोई मेरी बात का भरोसा नहीं करेगा, यहाँ तक कि मेरे पापा ने मुझे गलत समझ लिया। उन्हें तो कम से कम मुझे समझना चाहिए था कि उनकी श्री कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। रणविजय आकर वापस चेयर पर बैठ गया और अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए उसने डेस्क पर रखी अपनी सिगरेट उठाई और उसे जलाकर स्मोक करने लगा। उसने अपनी सिर चेयर के बैक पर टिका लिया और शीलिंग की तरफ एक टक देखने लगा, तो इस बार रणविजय ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा यहाँ से जाओ। अमन जानता था कि रणविजय गुस्से में किसी की भी नहीं सुनता, इसलिए उसने एक नज़र श्री की तरफ देखा, जो अपने गाल पर हाथ रखे आंसू भरी आंखों से रणविजय को ही देख रही थी, और रूम से बाहर चला गया। वैसे तो रणविजय को बेवकूफ़ बनाना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन इस बार रणविजय की आंखों पर नफरत की पट्टी बंधी हुई थी, जिस वजह से वो सच नहीं देख पा रहा था। उसे तो यही लग रहा था कि श्री की गलत है, श्री ही गलत है, क्योंकि उसके दिल में श्री के लिए बेइंतहा नफरत थी। रणविजय ने अपने कदम श्री की तरफ बढ़ाए और उसकी बाहों को कसकर पकड़ते हुए कहा, अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना श्री। जहाँ मर्द देखा नहीं वहाँ तुमने अपनी हरकतें शुरू कर दी। अगर इतनी ही ज़्यादा तुम्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी थी तो मुझसे कहती ना, मैं करता तुम्हारी ज़रूरतें पूरी। और वैसे भी तुम जैसी लड़कियाँ कभी किसी एक की नहीं होती हैं। रणविजय की एक एक बात श्री के दिल को छलनी कर रही थी, क्योंकि रणविजय हर बार उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाता था, लेकिन आज श्री को तकलीफ से कहीं ज़्यादा गुस्सा आ रहा था रणविजय पर। वो उस पर चिल्लाना चाहती थी, उस पर गुस्सा करना चाहती थी, वहीं रणविजय उसे जली कटी सुनाए ही जा रहा था। रणविजय ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम जैसी बच्चलन लड़की से और उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ, जिसने अपनी बहन के होने वाले पति के साथ रात बिताई और फिर उस बहन की जान भी ले ली। बस यहीं पर श्री की बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो गई। उसने गुस्से से जोर से रणविजय को खुद से दूर धकेला और एक जोर का थप्पड़ रणविजय के मुंह पर मारते हुए चिल्लाई, बस बस कीजिए आप रणविजय, बहुत बोल लिया है आपने। मैं अगर किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी जो मर्जी आए मेरे कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल कर चला जाएगा। मैंने नहीं मारा है शिवानी दी को। मैं आपकी सारी जातियाँ बर्दाश्त कर रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके मरने की वजह मैं बनी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उनकी खूनी हूँ। वहीं श्री के थप्पड़ मारने की वजह से रणविजय का चेहरा एक तरफ झुक गया और उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। उसकी आंखें ऐसे जल रही थी जैसे उसमें खून उतर आया हो। रणविजय ने अपनी लाल आंखों से श्री की तरफ देखा और उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए उसके चेहरे के करीब आते हुए धीरे से मगर बहुत ही ज़्यादा सर्द आवाज़ में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत श्री कि तुम मुझ पर हाथ उठाओगी? बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई है ना तुम में। बताओ ना, किसका सपोर्ट मिल रहा है तुम्हें कि तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ और मुझ पर चिल्ला सको? फिर एक अजीब से स्माइल के साथ कहा, ओह, कहीं तुम्हारा वो पुराना आशिक वापस तो नहीं लौट आया है? बोलो, कहीं उसी का सपोर्ट तुम्हें मिल रहा है?
कहीं उसी का सपोर्ट तुम्हें मिल रहा हो। स्त्री की आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे और उसे अपने बालों में दर्द भी हो रहा था, क्योंकि रणविजय ने बहुत ही बेदर्द तरीके से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरा हुआ था। पर उससे भी ज़्यादा उसे अपने दिल में दर्द हो रहा था। उसका दिल तो पहले ही जख्मी था, पर रणविजय जैसे उसके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहा था। पर श्री ने भी सोच लिया था कि जितना वो सहेगी, सामने वाला उसे सहने के लिए उतना ही मजबूर करेगा। अब वो नहीं सहेगी, वो बोलेगी, वो लड़ेगी, वो चिल्लाएगी अपने लिए, क्योंकि वो जानती थी कोई नहीं था जो उसकी तरफ से लड़ाई लड़े, कोई नहीं था जो उसके आंसू पोंछे। वो इस पूरी दुनिया में अकेली थी और उसे अकेले ही अपने लिए लड़ना था। उसने भी आंसू भरी आंखों से रणविजय की आंखों में देखते हुए कहा, हिम्मत आ ही जाती है रणविजय, जब आपको पता हो कि आपको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है, तब खुद के लिए लड़ना होता है। पर अब मैं आपकी जातियों को और बर्दाश्त नहीं करूँगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। मुझे लगा कि आप बहुत ज़्यादा दर्द में हैं और शायद मुझे दर्द देकर आपके दिल को एक सुकून मिल रहा है, लेकिन आप बार बार मेरे कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ाते हैं जो मुझे मंजूर नहीं। कहकर श्री ने एक बार फिर से रणविजय को खुद से दूर धकेला, जिससे रणविजय 2 कदम पीछे हट गया। दरअसल रणविजय को श्री की आंखों में एक अनकही सी फीलिंग नजर आ रही थी और उन्हीं कुछ पलों में रणविजय की पकड़ श्री के बालों से ढीली पड़ गई। इसी का फायदा उठाकर श्री ने रणविजय को खुद से दूर धकेल दिया। इससे पहले कि रणविजय कुछ समझ पाता, श्री रूम से बाहर भाग गई। वो रोते हुए अपने आंसू पोंछते हुए लिफ्ट की तरफ भाग रही थी। रणविजय ने जब श्री को रूम से बाहर जाते हुए देखा तो उसने चिल्लाकर कहा, श्री, मैंने कहा रुक जाओ और इधर आओ। पर श्री आज रुकने वाली नहीं थी। उसे भागना था, उसे कुछ वक्त के लिए अकेला रहना था, क्योंकि इस वक्त उसके अंदर एक तूफान सा चल रहा था, एक ऐसा तूफान जो उसे बेचैन किए जा रहा था। वो भागकर लिफ्ट के अंदर गई और जल्दी से लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया और सामने आ रहे रणविजय की तरफ देखा, जो उसी की तरफ कदम बढ़ाते हुए आ रहा था। दोनों की ही नज़रें एक दूसरे से मिली, जहां रणविजय की नज़रें हद से कहीं ज़्यादा गुस्से से खतरनाक नजर आ रही थी, वहीं श्री की आंखों में भी गुस्सा था और उसके साथ ही दर्द में बहते आंसू। दोनों की नज़रें तब तक एक दूसरे पर जमी रही जब तक कि लिफ्ट का डोर बंद नहीं हो गया। लिफ्ट का डोर बंद होते ही रणविजय ने अपनी मुठ्ठियां कसते हुए कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया श्री, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कहकर रणविजय ने गुस्से से लिफ्ट की साइड वाली दीवार पर एक जोर का पंच किया, जिससे रणविजय का हाथ जख्मी हो गया और उसके हाथ से खून बहने लगा। पर रणविजय के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। वो दूसरी वाली लिफ्ट में गया और उसका बटन प्रेस किया। कुछ ही देर में सिर्फ लिफ्ट से नीचे पहुंच गई। सिर्फ लिफ्ट से बाहर आई और उसने अपने कदम मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ा दिए। उसी के कुछ सेकंड बाद ही रणविजय की लिफ्ट भी नीचे आई। रणविजय ने श्री को मेन एड्रेस की तरफ जाते हुए देखा तो एक बार फिर उस पर चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा श्री, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर श्री को तो रुकना ही नहीं था और शायद उसने रणविजय की आवाज़ सुनी भी नहीं थी। वो बाहर की तरफ चली गई। श्री बस चली जा रही थी, अपने ही ख्यालों में बहते आंसुओं के साथ। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो प्रेजेंट टाइम में है ही नहीं और इस वक्त अपने किसी ख्यालों की दुनिया में गुम है। होटल के अंदर आ रहे लोग अजीब नज़रों से श्री को देख रहे थे, पर श्री को जैसे इन सब का होश ही नहीं था। वो होटल से बाहर निकलकर सड़क पर जा रही थी। इस वक्त बाहर तेज बारिश हो रही थी और श्री उस बारिश की बूंद में भीग रही थी। बारिश में भीगने की वजह से उसकी साड़ी उसकी बॉडी से चिपक गई, पर श्री के कदम नहीं रुके और रणविजय जल्दी से अपनी पार्क की हुई गाड़ी के पास आया और गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट कर वो भी होटल से बाहर निकल गया। श्री इस वक्त चलते हुए जिस रोड पर आई थी वो रोड पूरी तरह से सुनसान था। शायद ही कोई इक्का दुक्का लोग वहाँ से गुजर रहे होंगे। एक जगह जाकर श्री रुक गई। बारिश की बूंदे ने उसके चेहरे को भिगो रखा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि वो रो रही है। वो एक जगह खड़ी हुई किसी शून्य में देख रही थी, लेकिन उसे देखकर ही लग रहा था कि वो किसी अतीत के बुरे दौर को दोबारा जी रही हो। फ्लैश बैक। शिवांगी का घर। शिवांगी और श्री इस वक्त टेरेस पर मौजूद थे। शिवांगी गुस्से से बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो श्री पर चिल्लाते हुए बोली, श्री, क्या कमी रखी थी मैंने अपने प्यार में? बोलो। हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन माना, हमेशा तुमसे अपना सुख दुख सब कुछ शेयर किया, और तुमने मेरे साथ क्या किया श्री? मुझे ही धोखा दिया। तुम जानती थी ना मैं रणविजय से कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम उसके साथ
शिवांगी रोते हुए ये सब बात बोल रही थी। वही श्री रोते हुए उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। नहीं दी, आप गलत समझ रही हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मैं वहाँ कैसे गई मैं नहीं जानती। आप ये सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं जीजू के साथ। कहकर श्री जैसे ही शिवांगी के पास आई, शिवांगी उसे खुद से दूर धकेलते हुए उस पर चिल्लाई, बस करो श्री, झूठ बोलना बंद करो। आंखों देखा कभी झूठ नहीं होता है। तुमने तो मेरा घर बसने से पहले ही तोड़ दिया श्री, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। कहते हुए शिवांगी पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। श्री उसके पास आते हुए बोली, दी प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मेरी गलती नहीं है, मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ। कहकर श्री शिवांगी के हाथ को पकड़कर उससे माफ़ी मांगते हुए बोली, अनजाने में ही सही, मुझसे गलती हुई है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। ये गिल्ट मुझे कभी जीने नहीं देगा। शिवांगी उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मेरा हाथ श्री, मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी है, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। शिवांगी जहाँ बार बार श्री पर अपना गुस्सा निकाल रही थी, वहीं श्री बार बार शिवांगी से माफ़ी मांग रही थी। इसीलिए शिवांगी काफ़ी ज़्यादा पीछे जा चुकी थी और अचानक ही उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो रेलिंग से सीधा नीचे जाकर गिरी। शिवांगी को नीचे की तरफ गिरते देख श्री के मुंह से एक चीख निकली। उसने जल्दी से शिवांगी का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तब तक शिवांगी नीचे गिर चुकी थी और इस समय वो लहूलुहान सी नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी। उसके सिर पर काफ़ी चोट आई थी, जिस वजह से उसके सिर से काफ़ी सारा खून बहकर फर्श पर बिखरा हुआ था। वहीं श्री जिसने अपने हाथ को शिवांगी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया था, उसका हाथ वहीं हवा में ही रह गया और वो अपनी फटी हुई आंखों से शिवांगी को देख रही थी और उसके मुंह से एक चीख निकली, दी प्रेजेंट टाइम। श्री के चेहरे पर वही खौफ, वही डर और वही दर्द नजर आ रहा था जो अतीत के उन पलों में उसके चेहरे पर मौजूद था। वो एक बार फिर से जोर से चिल्लाई, शिवांगी दी। इसी के साथ श्री ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे वो शिवांगी का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही हो, तभी वो होश में आई और उसने अपने आसपास घबराई हुई नज़रों से देखा। वो इस वक्त सुनसान सड़क पर अकेली खड़ी थी। रात का वक्त था और बिजली तेजी से चमक रही थी। श्री को समझ आ गया था कि वो इस वक्त सिर्फ अतीत में जी रही थी। फिर एक एक कर उसे कई सारी बात याद आने लगी, जिस वजह से उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर बांधा और जोर से चिल्लाई, आ। उसकी चीख में एक दर्द था, एक ऐसी तकलीफ जो पिछले 1 साल से वो बर्दाश्त कर रही थी। फ्रस्ट्रेट हो रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। क्या वाकई में ये गुस्सा सिर्फ इसी बात का था कि श्री की वजह से उसकी शिवांगी उससे दूर हुई थी, या फिर उसका कारण कुछ और था। ये बात तो रणविजय को भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही देर बाद श्री भी वॉशरूम का डोर ओपन कर बाहर आई। रणविजय जो चेयर की बैग से सिर टिकाए शिलिंग की तरफ देख रहा था, उसने तिरछी नज़र से श्री की तरफ देखा। श्री चुपचाप आकर रणविजय के सामने खड़ी हो गई। रणविजय उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देखता रहा और फिर अपनी चेयर से उठकर कैबिन से बाहर चला गया। श्री ने जब रणविजय को जाते देखा, तब उसने जाकर एक चैन की सांस ली और डेस्क पर रखे हुए पानी को जल्दी से उठाकर पीने लगी। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रही थी। पानी पीकर उसने वापस ग्लास को रखा और जाकर सोफे पर बैठ गई। कल रात को सिर्फ उसने सूप ही पिया था जो कावेरी माई ने उसे बना कर दिया था, और उसके बाद सुबह उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था और ना ही अपनी दवा ली थी। श्री को लगा कि रणविजय शायद किसी मीटिंग में गया है, इसलिए वो सोफे पर ही लेट गई, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वीक महसूस कर रही थी। सोफे पर लेटते ही श्री की आंखें बंद हो गई और कुछ ही देर में वो सो भी गई। वहीं रणविजय जो लिफ्ट की तरह बढ़ ही रहा था, तभी उसे याद आया कि उसका फ़ोन डेस्क पर ही रह गया है, इसलिए वो वापस अपने केबिन में फ़ोन लेने के लिए आया। उसने डेस्क पर रखे अपने फ़ोन को उठाया, तभी उसकी नज़र सोफे पर सो रही श्री पर गई, जो किसी छोटी बच्ची की तरह अपने आप में ही सिमटी हुई सो रही थी। श्री अपने आप में ही सिमटी हुई सो रही थी। रणविजय की नज़र जब श्री पर गई तो उसने अपने कदम श्री की तरफ बढ़ा दिए और उसके पास ही खड़ा एकटक बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में इसका ऐसा क्या चल रहा था। तभी उसके हाथ में पड़ा हुआ फ़ोन रिंग करने लगा, जिससे श्री की भी नींद खुल गई और उसने रणविजय को अपने पास खड़ा हुआ देखा तो वो हड़बड़ा कर उठकर बैठ गई। रणविजय फ़ोन पर बात करते हुए श्री को ही देख रहा था। कुछ देर बाद उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और अपने फ़ोन को पॉकेट में रखते हुए श्री से कहा, शाम को पार्टी में तुम्हें मेरे साथ चलना है, रेडी रहना। कहकर रणविजय जैसे ही जाने लगा, श्री ने खड़े होते हुए कहा, पार्टी?
कौन सी पार्टी? रणविजय ने पलटकर श्री की तरफ देखा और अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुमसे जितना कहा जाए उतना किया करो। उससे ज़्यादा सवाल जवाब का अधिकार मैंने तुम्हें नहीं दिया है। ये कहकर रणविजय केबिन से बाहर चला गया। तभी श्री को भूख का एहसास हुआ। उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत तेज भूख लगी है। मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं कैंटीन की तरफ चली जाती हूँ, वहीं से कुछ लेकर खा लेती हूँ। ये सोचकर श्री भी केबिन से बाहर निकल गई। रणविजय पूरा दिन मीटिंग में ही बिजी रहा। वो ऑफिस से ही रेडी होकर पार्टी के लिए जाने वाला था, इसलिए उसने अपने कपड़े अपने असिस्टेंट से कहकर वापस में ही मंगवा लिए थे। मीटिंग से फ्री होकर वो चेंज करने के लिए अपने कैबिन में आया। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ फील कर रहा था। उसने अपना कोट को उतार कर सोफे पर फेंका और सोफे पर बैठकर उसने अपना सिर कुछ देर के लिए पीछे बैग पर टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ तो उसने अपनी आंखें खोलकर तिरछी नज़र से वॉशरूम की तरफ देखा। श्री अपनी साड़ी को सही करते हुए बाहर आ रही थी। श्री को पता नहीं था कि रणविजय आ गया है। उसका असिस्टेंट रणविजय के कपड़ों के साथ साथ श्री के कपड़े भी ले आया था, क्योंकि वो यहीं से रणविजय के साथ रेडी होकर जाने वाली थी। उस डार्क ब्लू कलर की साड़ी में श्री बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी और इस सिमरी साड़ी में उसका खूबसूरत फिगर और भी ज़्यादा हॉट लग रहा था। श्री ने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था और फेस पर किसी भी तरह का मेकअप नहीं किया हुआ था, पर सादगी में भी श्री बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। शायद यही वजह थी कि रणविजय कितनी देर से उसे देख रहा था, इसका रणविजय को भी नहीं पता चला। वो अपनी नज़रें उस पर से हटा ही नहीं पाया। श्री को जब किसी की नज़रें खुद पर महसूस हुई तो उसने नज़र उठाकर रणविजय की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। श्री थोड़ी सी घबरा गई। उसने अटकते हुए कहा, मैं पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ। पर रणविजय ने श्री की बातों को जवाब नहीं दिया। वो खड़ा हुआ और अपने कदम श्री की तरफ बढ़ाने लगा। रणविजय को अपनी तरफ आते देख श्री घबरा कर पीछे की तरफ जाने लगी और घबराहट की वजह से वो सिर उठाकर रणविजय की तरफ देख भी नहीं रही थी। रणविजय तब तक अपने कदम श्री की तरफ बढ़ाता रहा जब तक कि श्री सीधा दीवार से नहीं लग गई। रणविजय ने अपना एक हाथ श्री के बगल में दीवार पर टिकाया और दूसरे हाथ से श्री की मांग को अपनी उंगली से सहलाते हुए कहा, कमी सी लग रही है मुझे। अब क्या कमी है ये समझ नहीं आ रहा। श्री ने सवालिया नज़रों से रणविजय की तरफ देखा। उसे रणविजय की बातें समझ नहीं आई कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। रणविजय श्री के गले को स्निफ करते हुए बोला, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है बीवी? श्री को याद आया कि जब वो कपड़े चेंज करने गई थी उस वक्त उसका मंगलसूत्र उसकी कुर्ती में अटक गया था, जिस वजह से वो खुल गया था। तो श्री ने उसे उतार कर काउंटर पर रख दिया था। उसने सोचा था कि वो बाद में इसे पहन लेगी, लेकिन वो उसे पहनना भूल गई। श्री ने धीरे से कहा, वो अंदर वॉशरूम में है, मैं अभी पहन कर आती हूँ। रणविजय अपने होठों को श्री के गर्दन पर चलाते हुए कहा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, उसे अपने गले से अलग मत करना, फिर तुम उसे भूल कैसे गई? वहीं रणविजय की इस तरह की हरकत से श्री कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, नहीं, मैंने उसे जानबूझकर नहीं उतारा, वो बस खुल गया था इसलिए। बस मैं उसे पहनने ही वाली थी। तभी श्री के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली। रणविजय ने श्री की नाजुक से गर्दन को जोर से बाइट किया था। अभी तक उसने अपने दांत श्री की गर्दन में गाड़े हुए थे, इस वजह से श्री ने अपनी गर्दन को पकड़ा और दर्द से रोते हुए कहा, प्लीज़ छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है, मत कीजिए ना ऐसा। श्री को दर्द में इतना तड़पते देख रणविजय, जो उसे बाइट कर रहा था, उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने अपना चेहरा उठाकर श्री के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर दर्द साफ नजर आ रहा था। रणविजय श्री की आंखों में ही देख रहा था, पर उसने अपना अंगूठा उस बाइट वाले निशान पर रखा और उसे प्रेस करते हुए कहा, आइंदा से मुझे मंगलसूत्र तुम्हारे गले से गायब नहीं दिखना चाहिए। वो 24 घंटे तुम्हारे गले में ही रहना चाहिए, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम मेरी गुलाम हो, क्योंकि तुम जानती हो ना, वो मंगलसूत्र तुम्हारी गुलामी की निशानी है। कुछ देर पहले तक श्री को रणविजय के बाइट करने से दर्द हो रहा था, पर अब रणविजय की ऐसी जली कटी बातें सुनकर बुद्ध जैसे उस दर्द को भूल ही गई, क्योंकि रणविजय की ऐसी बातों का दर्द उसे कहीं ज़्यादा लग रहा था। उसने नम आंखों से ही रणविजय को देखते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया, तो रणविजय ने उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, गुड, ऐसी ही मेरी बात मानोगी तो शायद इस तरह की पनिशमेंट से बच पाओगी, ठीक है ना? कहकर रणविजय वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद श्री रणविजय के साथ एक पार्टी में पहुंची। अमन भी अपनी गाड़ी से उस पार्टी में पहुंच चुका था। इस पार्टी में काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल हुए थे। उनकी बीवियां या फिर उनकी गर्लफ्रेंड्स भी उनके साथ में आई हुई थी। श्री तो यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती थी। वहीं रणविजय सभी बिजनेसमैन से एक एक कर
मिल रहा था, या कह सकते हैं कि सभी बिजनेसमैन रणविजय से आकर स्पेशली मिल रहे थे, क्योंकि रणविजय इस पूरी पार्टी में काफ़ी जानी मानी हस्ती था और सभी का मेन अट्रैक्शन भी, क्योंकि हर कोई जानता था कि रणविजय बिजनेस वर्ल्ड का शार्क है, जो चाहे तो बड़ी अच्छी से अच्छी कंपनी को मिट्टी में मिला सकता था, और अगर वो चाहे तो मिट्टी से सोना भी बना सकता था। कई छोटी कंपनियों ने रणविजय की कंपनी से कोलैबोरेशन करके एक अच्छा मुकाम हासिल किया था, इसलिए वो सभी बिजनेस मैन इसी उम्मीद से रणविजय से मिल रहे थे कि अगर रणविजय को इम्प्रेस कर पाए तो शायद उनकी भी किस्मत खुल जाए। श्री उस पार्टी में बोर हो रही थी, इसलिए वो जाकर चुपचाप एक सोफे पर बैठ गई। वो कहते हैं ना कि दुनिया में अच्छे लोग होते हैं तो बुरे लोग भी होते हैं। इस तरह से पार्टी में काफ़ी रेपुटेटेड लोग थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा खराब था। श्री चुपचाप सोफे पर बैठे हुए सॉफ्ट ड्रिंक पी रही थी। वहीं कोई था जो बार काउंटर पर बैठे हुए ड्रिंक करते हुए श्री को ही देख रहा था। ये और कोई नहीं, अभय रायचंद्र था, जिसकी इमेज एक प्ले बॉय की थी। वैसे तो अभय रायचंद भी काफ़ी अच्छी फैमिली को बिलोंग करता था और काफ़ी ज़्यादा रेपुटेटेड था, पर उसकी इमेज लोगों के सामने ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अभय ने जब श्री को अकेले बैठे हुए देखा तो अपने साथ में आए हुए अपने दोस्त से कहा, ये ब्यूटी कौन है? आज से पहले तो कभी ये दिखी नहीं और इसे कभी देखा नहीं। साथ में बैठे हुए दोस्त ने भी श्री की तरफ देखा और एक अजीब से स्माइल के साथ कहा, वाह यार क्या लड़की है ये, क्या ये अकेली आई है? अभय ने उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, इस पार्टी में सभी बिजनेसमैन आए हुए हैं, हो सकता है किसी की गर्लफ्रेंड हो। तो उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा, गर्लफ्रेंड नहीं, किसी की बीवी है, दिख नहीं रहा, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर। अभय ने स्माइल करते हुए कहा, तो हमें कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है, बस थोड़ी सी जान पहचान बनाने के लिए। कहकर अभय ने अपने हाथ में पड़ी हुई ड्रिंक के गिलास को खाली किया और उसे काउंटर पर रख कर जैसे ही वो जाने लगा, उसके दोस्त ने उसे टोकते हुए कहा, तेरी जान पहचान बनाने का मतलब अच्छे से समझता हूँ मैं, पर जो भी हो उसे थोड़ा अच्छे से ट्रीट करना, क्योंकि बहुत नाजुक लगती है। अब तू ठहरा एक नंबर का कमीना। अभय ने पलटकर अपने दोस्त की तरफ देखा और एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, मुझे अपने शिकार के साथ जेंटली पेश आना नहीं आता, तुम जानते हो मुझे। ये कहकर अभय श्री की तरफ बढ़ गया। वहीं उसके दोस्त ने अपना सिरनामे हिलाते हुए कहा, कमीना हमेशा बीस्ट ही रहेगा। वहाँ मौजूद सभी बिजनेसमैन से बात करते हुए रणविजय का ध्यान श्री से कुछ देर के लिए बिल्कुल हट गया था, वरना कुछ देर पहले तक तो वो भले ही उन लोगों से बात कर रहा था, लेकिन बीच बीच में ड्रिंक की सिप लेते हुए श्री को भी देख रहा था। अमन भी रणविजय के पास ही खड़ा हुआ था। श्री अपनी सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास अपने हाथ में पकड़े हुए बैठी थी। जब उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास हुआ तो श्री ने अपना सिर घुमा कर देखा। सोफे पर थोड़ी ही दूरी पर अभय बैठा हुआ, एक पैर पर दूसरे पैर चढ़ाए और अपना एक हाथ सोफे की बैक पर टिकाए हुए एक अजीब सी स्माइल के साथ श्री को ही देख रहा था। अभय को अपने पास बैठा हुआ देखकर श्री उससे थोड़ा दूर हो गई तो अभय ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हे, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बस मैंने तुम्हें अकेले बैठे हुए देखा तो तुम्हें कंपनी देने के लिए आ गया। श्री ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, मुझे किसी की कंपनी की ज़रूरत नहीं है, बस मैं अकेले बैठना चाहती थी इसलिए। दरअसल श्री को अभय से एक नेगेटिव वाइब्स फील हो रही थी, इसलिए वो उससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी। फिर उसकी नज़रें आसपास किसी को ढूंढने लगी, पर रणविजय उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। तभी अभय ने उसके पास थोड़ा और खिसकते हुए कहा, वो क्या है ना, मेरी एक आदत है कि मैं खूबसूरत लड़कियों को कभी अकेले नहीं रहने देता। तुम्हारी इस तरह से यहाँ अकेले बैठना तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ कई तरह के लोग रहते हैं जो तुम्हें अलग नज़र से देख रहे होंगे। अगर मैं तुम्हारे पास रहूँगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें गलत नज़र से देखने की, क्योंकि लोग तो यही सोचेंगे ना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। श्री जितना ज़्यादा अभय से दूर होने की कोशिश कर रही थी, अभय उतना ही ज़्यादा उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, इसलिए श्री इरिटेट होकर सोफे से खड़ी हो गई। इससे पहले कि श्री वहाँ से जा पाती, अभय भी खड़े होकर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं यहाँ बार बार तुमसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि बार बार मुझे इग्नोर कर रही हो। तुम्हें पता है आज तक किसी लड़की ने मुझे इग्नोर नहीं किया। इस तरह से अभय के हाथ पकड़ने से श्री ने गुस्से से पहले अपने हाथ की तरफ देखा और फिर अभय की तरफ और अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए बोली, देखिए आप अपनी हद पार कर रहे हैं। क्या आपको समझ नहीं आता कि मैं आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ? तो प्लीज़ आप जाकर अपने लिए कोई दूसरी कंपनी ढूंढिए। कहकर श्री आगे बढ़ गई। वहीं अभय ने अपनी दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाला और कहा, इतना एटीट्यूड,
ठीक है, आज तुम्हारे इस एटीट्यूड को ख़त्म कर ही देता हूँ। वैसे भी तुम्हें देखकर अब मैं तुम्हें हासिल किए बिना तो रहूँगा नहीं। आखिर लोग मुझे अभय रायचंद ऐसे ही नहीं कहते हैं। श्री वहाँ से जाकर एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसका तो दिल कर रहा था कि वो इस पार्टी से ही चली जाए, लेकिन ऐसा करके वो रणविजय को गुस्सा दिला सकती थी। इसी वजह से वो चुपचाप वहाँ कोने में खड़ी होकर पार्टी में मौजूद लोगों को देख रही थी। श्री एक पिलर के पास खड़ी हुई थी। तभी उसे अपनी कमर पर किसी का टच महसूस हुआ, जिससे श्री झटके से थोड़ा दूर हटी और पीछे पलट कर देखा तो अभय उस पिलर से टेक लगाई उसे ही देख रहा था। श्री ने गुस्से से कहा, ये क्या हरकत है आपकी, और क्या आपको एक बार में बात समझ नहीं आती? इससे पहले कि श्री अभय से कुछ और कहती कि अभय ने झटके से श्री के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, और तुम्हें एक बार में समझ नहीं आती है कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? इस बार अभय ने श्री की कलाई को बहुत ही ज़्यादा कसकर पकड़ा हुआ था, जिस वजह से श्री अपनी कलाई उसके हाथ से छुड़ा नहीं पा रही थी। वो घबराई हुई नज़रों से आसपास देख रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो जो अभय से उसे बचा सके। और अभय को तो इस सच की परवाह ही नहीं थी। वो श्री को अपने साथ खींच कर ले जाते हुए बोला, आज तुम्हारा सारा एटीट्यूड एक ही बार में ख़त्म कर देता हूँ। मुझे नखरे दिखा रही हो? श्री अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? छोड़िए, मैं पति के साथ आई हूँ, और अगर उन्हें पता चला ना कि आप मेरे साथ ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। हालांकि श्री जानती थी कि रणविजय को श्री की कोई भी परवाह नहीं है थी, लेकिन फिर भी वो अभय को यही बताना चाहती थी कि वो यहाँ अकेली नहीं है। पर अभय को जैसे इस बात की परवाह ही नहीं हो, वो उसे लगभग घसीटते हुए अपने साथ लिफ्ट में लेकर गया। श्री की डर की वजह से हालत खराब हो रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पीछे मुड़कर किसी को ढूंढ रही थी जो उसे अभय से बचा सके। अभय ने उसे लगभग लिफ्ट के अंदर धकेल दिया और अंदर जाकर लिफ्ट का बटन प्रेस किया, जिसके साथ लिफ्ट बंद हो गई। श्री श्री डरी हुई से लिफ्ट की दीवार से चिपकी हुई थी और वो रोते हुए अभय से बोली, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति इसी पार्टी में मौजूद हैं, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। अभय श्री की तरफ पलटा और उसके दोनों साइड अपने हाथ रखते हुए बोला, आई डोंट केयर। अभय राजन को जो चीज़ पसंद आ जाती है समझो वो उसकी हो जाती है, और आज रात तुम मेरी हो क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। अभय के इतना पास आने से श्री को बहुत अजीब सा फील हो रहा था। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अभय के सीने पर हाथ रख कर उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और अभय को तो ना तो श्री की तकलीफ से मतलब था, ना ही उसके आंसुओं से। कुछ ही देर में लिफ्ट का डोर ओपन हुआ तो अभय ने वापस श्री का हाथ पकड़ा और उसे लिफ्ट से बाहर की तरफ ले जाने लगा। पर श्री पूरी कोशिश कर रही थी अभय के साथ ना जाने की। अभय ने श्री को झटके से अपनी गोद में उठाया और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। श्री हाथ पर हिलाते हुए अभय से छोड़ देने की भीख मांग रही थी। छोड़िए मुझे, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, कोई बचाओ मुझे। पर अभय श्री को गोद में उठाए एक स्माइल के साथ आगे बढ़ रहा था और श्री का तो रो रो कर बुरा हाल था। कुछ ही देर में वो उसे लेकर एक रूम में आया और अपने पैर से रूम का डोर बंद कर दिया। फिर उसने श्री की तरफ देखते हुए कहा, ये रोना धोना बंद करो, क्योंकि आंसुओं का मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस कुछ घंटों की बात है, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। कहकर अभय उसे बेड पर लेकर आया और झटके से उसे बेड पर पटक दिया। पर श्री जल्दी से बेड से उठी और जैसे ही डोर की तरफ भागने लगी, अभय ने उसे कमर से उठाया और वापस बेड की तरफ धकेल दिया और उसके ऊपर आते हुए कहा, कोई फ़ायदा नहीं है बेबी गर्ल, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, और आज रात तुम अभय रायचंद का शिकार हो, और अभय रायचंद अपने शिकार को कभी भी ऐसे नहीं जाने देता। कहकर वो श्री के चेहरे की तरफ झुकने लगा। श्री ने अभय को दूर करने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया, अभय ने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ा और बेड पर प्रेस करते हुए कहा, ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना तुम्हें इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी जिसके बारे में तुम अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। छोड़िए मुझे, मुझे जाने दीजिए यहाँ से, प्लीज़ मत कीजिए मेरे साथ ऐसा। श्री रोते हुए बोल रही थी। वहीं अभय ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर किया और उसके चेहरे को कसकर पकड़ते हुए जैसे ही उसके होठों को छूने वाला था, तभी एक तेज आवाज़ के साथ रूम का डोर ओपन हुआ। इसी के साथ दोनों की नज़रें एक साथ दरवाजे पर गई, जहाँ पर रणविजय अपनी लाल आंखों से श्री और अभय को देख रहा था। रणविजय चौहान को इस रूम में देखकर अभय कुछ देर के लिए तो चौंक गया। वो रणविजय चौहान को अच्छे से जानता था, इसलिए वो श्री के ऊपर से उठा और उसने रणविजय से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं है ये प्राइवेट रूम है। रणविजय जो अपनी लाल आंखों से श्री को देख रहा था, उसने श्री की तरफ देखते हुए ही कहा, क्योंकि मेरी बहुत प्राइवेट चीज़ तुम्हारे
इस प्राइवेट रूम में है तो मैं उसे ही लेने आया हूँ, मेरी बीवी। वहीं अभय के अपने ऊपर से हट जाने से श्री जल्दी से बेड से उठी और आंसुओं से भरी आंखों से रणविजय को देखने लगी। आज पहली बार उसे रणविजय को देखकर एक राहत मिल रही थी। वहीं उसके पीछे अमन भी वहां आ गया। उसने रूम की हालत देखी और अभय रायचंद को उस रूम में मौजूद देखा तो वो समझ गया कि अभी कुछ देर पहले यहाँ क्या हुआ होगा, क्योंकि वो भी जानता था कि अभय किस तरह का इंसान है। वहीं अभय रायचंद ने मन ही मन कहा, ओह, तो ये रणविजय चौहान की बीवी है। कहकर अभय, अगर ये सन की रणविजय चौहान भड़क गया ना तो ये तेरा बहुत नुकसान कर देगा। वहीं श्री जैसे ही रणविजय की तरफ जाने लगी तभी अभय ने थोड़ी हैरानी जताते हुए कहा, अरे बेबी गर्ल, तुम इसकी बीवी हो? यो तो तुमने नहीं बताया। फिर रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बीवी है। बस इसने तो मुझसे कहा कि मेरे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती है, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। अगर ये मुझे पहले ही बता देती कि तुम्हारी बीवी है तो भला मैं इसे अपने रूम में क्यों लेकर आता। तुम तो जानते हो ना कि मैं खूबसूरत लड़कियों को मना नहीं करता हूँ। श्री जो रणविजय के सामने आकर खड़ी हुई ही थी, तभी उसने चौंक कर हैरानी से अभय की तरफ देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये इंसान किस तरह से अपना रंग बदल रहा है। श्री ने जल्दी से अपनी सफाई देते हुए कहा, नहीं, मैं इसके साथ ज़बरदस्ती। पर इससे पहले कि श्री अपनी सफाई दे पाती और रणविजय ने गुस्से से एक जोर का थप्पड़ श्री के चेहरे पर लगा दिया, जिससे श्री सीधा फर्श पर जाकर गिरी। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और हैरानी से रणविजय को देखने लगी। रणविजय की हरकत से अमन भी हैरान रह गया था। वो जानता था कि वह झूठ बोल रहा है और श्री की हालत देखकर हर कोई बता सकता था कि वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। रणविजय पर अपनी बात का असर होते देख अभय के फेस पर एक ना दिखने वाली डेविल स्माइल आ गई। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बीवी ऐसी होगी, क्योंकि इसने तो मुझे कहा था कि ये अपने पति से खुश नहीं है, इसलिए मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। ठीक है, तुम संभालो अपनी बीवी को, मैं चलता हूँ। कहकर अभय डोर की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसने पलट कर एक नज़र श्री की तरफ देखा और मन ही मन कहा, तुम्हें तो मैं कभी ना कभी पा ही लूँगा, पर फिलहाल मेरा अभी यहाँ से जाना ज़्यादा ज़रूरी है। ये सोचकर अभय उस रूम से बाहर निकल गया। अमन ने रणविजय से गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम उस अभय को जानते नहीं हो कि वो कैसा है। रणविजय जो अभी भी अपनी लाल आंखों से श्री को ही घूर रहा था, उसने बिना अमन की तरफ देखे हुए कहा, तुम यहाँ से जाओ अमन, मुझे मेरी बीवी से बात करनी है। अमन ने उसे एक बार फिर समझाने की कोशिश करते हुए कहा, पर मेरी बात सुनो रणविजय, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। तो इस बार रणविजय ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा यहाँ से जाओ। अमन जानता था कि रणविजय गुस्से में किसी की भी नहीं सुनता है, इसलिए उसने एक नज़र श्री की तरफ देखा, जो अपने गाल पर हाथ रखे आंसू भरी आंखों से रणविजय को ही देख रही थी, और रूम से बाहर चला गया। वैसे तो रणविजय को बेवकूफ़ बनाना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन इस बार रणविजय की आंखों पर नफरत की पट्टी बंधी हुई थी, जिस वजह से वो सच देख ही नहीं पा रहा था। उसे तो यही लग रहा था कि श्री ही गलत है, क्योंकि उसके दिल में श्री के लिए बेइंतहा नफरत थी। रणविजय ने अपने कदम श्री की तरफ बढ़ाए और उसकी बाहों को कसकर पकड़ते हुए कहा, अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना श्री। जहाँ मर्द देखा नहीं वहाँ तुमने अपनी हरकतें शुरू कर दी। अगर इतनी ही ज़्यादा तुम्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी थी तो मुझसे कहती ना, मैं करता तुम्हारी ज़रूरतें पूरी। और वैसे भी तुम जैसी लड़कियां कभी किसी एक की नहीं होती। रणविजय की एक एक बात श्री के दिल को छलनी कर रही थी, क्योंकि रणविजय हर बार उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाता था, लेकिन आज श्री को तकलीफ से कहीं ज़्यादा गुस्सा आ रहा था रणविजय पर। वो उस पर चिल्लाना चाहती थी, उस पर गुस्सा करना चाहती थी। वहीं रणविजय उसे जली कटी सुनाए ही जा रहा था। रणविजय ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम जैसी बच्चलन लड़की से और उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ, जिसने अपनी बहन के होने वाले पति के साथ रात बिताई और फिर उस बहन की जान भी ले ली। बस यहीं पर श्री की बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो गई। उसने गुस्से से जोर से रणविजय को खुद से दूर धकेला और एक जोर का थप्पड़ रणविजय के मुंह पर मारते हुए चिल्लाई, बस बस कीजिए आप रणविजय, बहुत बोल लिया आपने। मैं अगर किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसकी जो मर्जी आएगा मेरे कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल कर चला जाएगा। मैंने नहीं मारा था शिवांगी दी को। मैं आपकी सारी जातियाँ बर्दाश्त कर रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके मरने की वजह मैं बनी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उनकी खूनी हूँ। वहीं श्री के थप्पड़ मारने की वजह से रणविजय का चेहरा एक तरफ झुक गया और उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे उसमें खून उतर आया हो। और रणविजय ने अपनी लाल आंखों से श्री की तरफ देखा और उसके बालों को कसकर पकड़
करते हुए उसके चेहरे के करीब आते हुए धीरे से मगर बहुत ही ज़्यादा सर्द आवाज़ में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत श्री कि तुम मुझ पर हाथ उठाओगी? बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई है तुम में। बताओ ना, किसका सपोर्ट मिल रहा है तुम्हें कि तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ और मुझ पर चिल्ला सको? फिर एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा, ओह, कहीं तुम्हारा वो पुराना आशिक वापस तो नहीं लौट आया है? बोलो, कहीं उसी का सपोर्ट तुम्हें मिल रहा हो। श्री की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसे अपनी बालों में दर्द भी हो रहा था, क्योंकि रणविजय ने बहुत ही बेदर्द तरीके से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरा हुआ था। पर उससे भी ज़्यादा उसे अपने दिल में दर्द हो रहा था। उसका दिल तो पहले ही जख्मी था, पर रणविजय जैसे उसके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहा था। पर श्री ने भी सोच लिया था कि जितना वो सहेगी, सामने वाला उसे सहने के लिए उतना ही मजबूर करेगा। अब वो नहीं सहेगी, वो बोलेगी, वो लड़ेगी, वो चिल्लाएगी अपने लिए, क्योंकि वो जानती थी कोई नहीं था जो उसकी तरफ से लड़ाई लड़े, कोई नहीं था जो उसके आंसू पोंछे। वो इस पूरी दुनिया में अकेली थी और उसे अकेले ही अपने लिए लड़ना था। उसने भी अपनी आंसू भरी आंखों से रणविजय की आंखों में देखते हुए कहा, हिम्मत आ ही जाती है रणविजय, जब आपको पता हो कि आपको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है, तब खुद के लिए लड़ना होता है। पर अब मैं आपकी ज्यादतियों को बर्दाश्त नहीं करूँगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। मुझे लगा कि आप बहुत ज़्यादा दर्द में हैं और शायद मुझे दर्द देकर आपके दिल को एक सुकून मिल रहा है, लेकिन आप बार बार मेरे कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ाते हैं, जो मुझे मंजूर नहीं। कहकर श्री ने एक बार फिर से रणविजय को खुद से दूर धकेला, जिससे रणविजय 2 कदम पीछे हट गया। दरअसल रणविजय को श्री की आंखों में एक अनकही सी फीलिंग नजर आ रही थी और उन्हीं कुछ पलों में रणविजय की पकड़ श्री के बालों से ढीली पड़ गई। इसी का फायदा उठाकर श्री ने रणविजय को खुद से दूर धकेल दिया। इससे पहले कि रणविजय कुछ समझ पाता, श्री रूम से बाहर भाग गई। वो रोते हुए अपने आंसू पोंछते हुए लिफ्ट की तरफ भाग रही थी। रणविजय ने जब श्री को रूम से बाहर जाते हुए देखा तो उसने चिल्ला कर कहा, श्री, मैंने कहा रुक जाओ और इधर आओ। पर श्री आज रुकने वाली नहीं थी। उसे भागना था, उसे कुछ वक्त के लिए अकेला रहना था, क्योंकि इस वक्त उसके अंदर एक तूफान सा चल रहा था, एक ऐसा तूफान जो उसे बेचैन किए जा रहा था। वो भाग कर लिफ्ट के अंदर गई और जल्दी से लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया और सामने आ रहे रणविजय की तरफ देखा, जो उसी की तरफ कदम बढ़ाते हुए आ रहा था। दोनों की ही नज़रें एक दूसरे से मिली। जहाँ रणविजय की नज़रें हद से कहीं ज़्यादा गुस्से से खतरनाक नजर आ रही थी, वहीं श्री की आंखों में भी गुस्सा था और उसके साथ ही दर्द में बहते आंसू। दोनों की नज़रें तब तक एक दूसरे पर जमी रही जब तक कि लिफ्ट का डोर बंद नहीं हो गया। लिफ्ट का डोर बंद होते ही रणविजय ने अपनी मुठ्ठियां कसते हुए कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया श्री, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कहकर रणविजय ने गुस्से से लिफ्ट की साइड वाली दीवार पर एक जोर का पंच किया, जिससे रणविजय का हाथ जख्मी हो गया और उसके हाथ से खून बहने लगा। पर रणविजय के चेहरे पर एक भी सिकन नहीं थी। वो दूसरी वाली लिफ्ट में गया और उसका बटन प्रेस किया। कुछ देर में श्री लिफ्ट से नीचे पहुंच गई। श्री लिफ्ट से बाहर आई और उसने अपने कदम मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ा दिए। उसी के कुछ सेकंड बाद ही रणविजय की लिफ्ट भी नीचे आई। रणविजय ने भी श्री को मेन एंट्रेंस की तरफ जाते हुए देखा तो एक बार फिर उस पर चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा रुक जाओ, मैंने कहा श्री, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर श्री को तो रुकना ही नहीं था और शायद उसने रणविजय की आवाज़ सुनी भी नहीं थी। वो बाहर की तरफ चली गई। श्री बस चली जा रही थी, अपने ही ख्यालों में बहते आंसुओं के साथ। उसे देख कर लग रहा था जैसे वो प्रेजेंट टाइम में है ही नहीं और इस वक्त अपने किसी ख्यालों की दुनिया में गुम है। होटल के अंदर आ रहे लोग अजीब नज़रों से श्री को देख रहे थे, पर श्री को जैसे इन सबका होश ही नहीं था। वो होटल से बाहर निकलकर सड़क पर जा रही थी। इस वक्त बाहर तेज बारिश हो रही थी और श्री उस बारिश की बूंदों में भीग रही थी। बारिश में भीगने की वजह से उसकी साड़ी उसकी बॉडी से चिपक गई, पर श्री के कदम नहीं रुके। रणविजय जल्दी से अपनी पार्क की हुई गाड़ी के पास आया और गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट कर वो भी होटल से बाहर निकल गया। श्री इस वक्त चलते हुए जिस रोड पर आई थी वो रोड पूरी तरह से सुनसान था। शायद ही कोई इक्का दुक्का लोग वहाँ से गुजर रहे थे। एक जगह जाकर श्री रुक गई। बारिश की बूंदों से उसके चेहरे को भिगो रखा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि वो रो रही है। वो एक जगह खड़ी हुई किसी शून्य में देख रही थी, लेकिन उसे देखकर ही लग रहा था कि वो किसी अतीत के बुरे दौर को दोबारा जी रही हो। फ्लैशबैक। शिवांगी का घर। शिवांगी और श्री इस वक्त टेरेस पर मौजूद थे। शिवांगी गुस्से से बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो श्री पर चिल्लाते हुए बोली, श्री, क्या कमी रखी थी मैंने अपनी प्यार में? बोलो। हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन माना, हमेशा तुमसे अपना सुख दुख सब कुछ शेयर किया।
और तुमने मेरे साथ क्या किया श्री? मुझे ही धोखा दिया। तुम जानती थी ना मैं रणविजय से कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम उसके साथ। श्री शिवांगी रोते हुए ये सब बात बोल रही थी, वहीं श्री रोते हुए उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। नहीं दी, आप गलत समझ रही हैं। मुझे कुछ नहीं पता मैं वहाँ कैसे गई, मैं नहीं जानती थी। आप ये सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं जीजू के साथ? कहकर श्री जैसे ही शिवांगी के पास आई, शिवांगी उसे खुद से दूर धकेलते हुए उस पर चिल्लाई, बस करो श्री, झूठ बोलना बंद करो। आंखों देखा कभी झूठ नहीं होता है। तुमने तो मेरा घर बसाने से पहले ही तोड़ दिया श्री, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। कहते हुए शिवांगी पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। श्री उसके पास आते हुए बोली, दी प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मेरी गलती नहीं है, मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ। कहकर श्री शिवांगी के हाथ को पकड़कर उससे माफ़ी मांगते हुए बोली, अनजाने में ही सही, मुझसे गलती हुई है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। ये गिल्ट मुझे कभी जीने नहीं देगा। शिवांगी उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मेरा हाथ श्री, मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। शिवांगी जहाँ बार बार श्री पर अपना गुस्सा निकाल रही थी, वहीं श्री बार बार शिवांगी से माफ़ी मांग रही थी। इसी बीच शिवांगी काफ़ी ज़्यादा पीछे जा चुकी थी और अचानक ही उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो रेलिंग से सीधा नीचे जाकर गिरी। शिवांगी को नीचे की तरफ गिरते देख श्री के मुंह से एक चीख निकली। उसने जल्दी से शिवांगी का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तब तक शिवांगी नीचे गिर चुकी थी और इस समय वो लहलुहान सी नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी। उसके सिर पर काफ़ी चोट आई थी, जिस वजह से उसके सिर से काफ़ी सारा खून बहकर फर्श पर बिखरा हुआ था। वहीं श्री जिसने अपने हाथ को शिवांगी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया था, उसका हाथ वहीं हवा में ही रह गया और वो अपनी फटी हुई आंखों से शिवांगी को देख रही थी और उसके मुंह से एक चीख निकली, दी। प्रेजेंट टाइम श्री के चेहरे पर वही खौफ, वही डर और वही दर्द नजर आ रहा था जो अतीत के उन पलों में उसके चेहरे पर मौजूद था। वो एक बार फिर से जोर से चिल्लाई, शिवांगी दी। इसी के साथ श्री ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे वो शिवांगी का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही हो। तभी वो होश में आई और उसने अपने आसपास घबराई हुई नज़रों से देखा। वो इस वक्त सुनसान सड़क पर अकेली खड़ी हुई थी। रात का वक्त था और बिजली तेजी से चमक रही थी। श्री को समझ आ गया था कि वो इस वक्त सिर्फ अतीत में जी रही थी। फिर एक एक कर उसे कई सारी बातें याद आने लगी, जिस वजह से उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर बांधा और जोर से चिल्लाई, आ। उसकी चीख में एक दर्द था, एक ऐसी तकलीफ जो पिछले 1 साल से वो बर्दाश्त कर रही थी। उसकी ये चीख जो भी सुने उसका कलेजा फटने को आ जाए। वो चिल्लाई जा रही थी। उसकी चीख सुनकर लग रहा था जाने कब से उसने इस दर्द को अपने अंदर दबा के रखा था। हाँ, वो चीखना चाहती थी ताकि वो अपने दिल के दर्द को बाहर निकाल सके। वो चिल्लाना चाहती थी। वो चिल्लाते हुए बोल रही थी कि मैंने उनको नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं खूनी नहीं हूँ। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता? किसी ने मुझसे सच क्यों नहीं पूछा? क्यों सब लोग मुझे दर्द दिए जा रहे हैं? रणविजय, जो अपनी गाड़ी से होटल से बाहर निकला था, कुछ ही दूर पर जाने पर श्री मिल गई थी, जो सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई जोर जोर से चीख रही थी और रोई जा रही थी। रणविजय अपनी गाड़ी से बाहर आया और उसने अपने कदम श्री की तरफ बढ़ा दिए, पर श्री को इस बात का कोई एहसास नहीं था। उसे एहसास था तो सिर्फ अपने दर्द का। रणविजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे झटके से अपनी तरफ पलट दिया। रणविजय को सामने देखकर श्री अपनी खोई हुई आंखों से रणविजय को देख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रणविजय को पहचान नहीं पा रही हो। रणविजय ने उसे छोड़ते हुए कहा, यहाँ सड़क पर क्या कर रही हो तुम? अकेली वहां से क्यों चली आई? पर श्री ने कोई जवाब नहीं दिया। श्री को कोई जवाब देते ना देख रणविजय को उस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर फिलहाल के लिए वो सड़क पर श्री से कोई बात नहीं करना चाहता था। उसने श्री का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपनी गाड़ी के पास लेकर आया। श्री किसी जिंदा लाश की तरह उसके साथ साथ चल रही थी, जैसे वो इस दुनिया में होकर भी ना हो। और रणविजय ने फ्रंट साइड का डोर ओपन किया और उसे लगभग अंदर की तरफ धकेल दिया और एक तेज आवाज के साथ डोर को बंद कर दिया और खुद भी आकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। बारिश में वो भी पूरी तरह से भीग चुका था। उसने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले श्री की तरफ देखा, जो अपनी खाली आंखों से विंडो से बाहर देख रही थी। रणविजय ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, अपनी सीट बेल्ट लगाओ। पर श्री ऐसे ही बुत बनी बैठी बाहर की तरफ देख रही थी और रणविजय ने इरिटेट होकर स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ मारा। व्हाट द हेल दिस?
फिर उसने खुद आगे की तरफ झुककर श्री की बेल्ट लगाई। रणविजय श्री के काफी करीब था, लेकिन श्री अभी भी सीट पर बैठी कार विंडो से बाहर ही देख रही थी, जैसे उसे रणविजय के पास होने का एहसास ही ना हो। इस वक्त चेहरे पर सिर्फ खालीपन नजर आ रहा था, किसी तरह का कोई भी भाव नहीं। रणविजय वापस श्री से दूर हुआ। पूरे रास्ते श्री ऐसे ही बैठी रही। कुछ देर बाद वो रणविजय के मेंशन पहुंच चुके थे। रणविजय ने गाड़ी रोकी और बाहर आ गया। उसने अपने कदम मेंशन की तरफ बढ़ाए, लेकिन जब उसने देखा कि श्री अभी भी वैसे ही बैठी हुई है, तो उसने उसके साइड का डोर ओपन किया और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला और अपने साथ अंदर ले जाते हुए कहा, ये ड्रामा करना बंद करो श्री। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस ड्रामा से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है? अभी वो उसे हॉल में लेकर आया ही था कि श्री ने अपनी बाहें उसकी पकड़ से छुड़ाई और रणविजय पर चिल्लाते हुए कहा, आपको मेरा दर्द, तकलीफ, मेरे आंसू ड्रामा ही लगते हैं ना रणविजय? रणविजय ने श्री के करीब आते हुए कहा कि तुम जैसी लड़कियां फीलिंग्स नहीं रखती हैं, बल्कि औरों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करती हैं। इस वक्त दोनों ही एक दूसरे की आंखों में गुस्से से देख रहे थे। श्री की आंखें गुस्से से पूरी तरह से लाल थी, पर इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, जिस वजह से रणविजय को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रणविजय ने श्री के गालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, अपनी नजरें नीचे करो श्री, वरना इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस पर श्री ने एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ उसे देखा और उसका हाथ दूर झटकते हुए कहा, कीमत ही तो चुकाती आई हूं मैं रणविजय, लेकिन इस बार नहीं। इस बार सिर्फ कीमत नहीं चुकाएगी। जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, उस गुनाह की सजा मैं क्यों बर्दाश्त करूं? अब तक मैंने सबको बर्दाश्त किया तो इस वजह से कि कहीं ना कहीं मैं शिवांगी दीदी की मौत का कारण बनी थी। इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने उन्हें मारा था। रणविजय जो पहले से बहुत गुस्सा आ रहा था, रणविजय को पहले से ही बहुत गुस्सा आ रहा था और ऊपर से श्री के इस तरह से जवाब देने से जैसे उसके गुस्से को हवा मिल रही थी। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा कि तुम ये कहना चाहती हो कि हम सब तुम पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, और जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा वो भी झूठ था, है ना? और तुमने मेरी ड्रिंक स्पाइक नहीं की थी, और यहाँ तक कि वो वेटर भी झूठ बोल रहा था जिसे तुमने अच्छी खासी रकम दी थी। बोलो, ये सब झूठ था? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तुम्हें शिवांगी को धक्का देते हुए। श्री कुछ देर तक तो रणविजय की आंखों में देखती रही, फिर उसने खुद से दूर धकेलते हुए उस पर चिल्लाई, मैंने उन्हें धक्का नहीं दिया था रणविजय, वो सिर्फ एक हादसा था। फिर अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है, आप नहीं मानेंगे ना मेरी बात, लेकिन अब मैं खुद को सही साबित करके दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। आज उस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ जबरदस्ती की, और आपने क्या किया? मुझे ही उसके सामने गलत साबित किया। आप खुद को मेरा पति कहते हैं, मैं मानती हूँ कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन दुनिया की नज़रों में मैं आपकी बीवी हूँ, तो मेरे सम्मान की रक्षा करना आपका फर्ज बनता है। लेकिन आपने क्या किया? जो इंसान मेरी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता है, आपने उसका ही साथ दिया। श्री ने फिर एक गहरी सांस ली और खुद को थोड़ा शांत करते हुए कहा, पर अब नहीं रणविजय, क्योंकि आपका बार बार मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और आप होते कौन है मेरे कैरेक्टर पर सवाल भी उठाने वाले, जिसका खुद का कैरेक्टर खराब हो? श्री की ये बात सुनकर रणविजय गुस्से से जैसे पागल हो गया। उसने जोर का थप्पड़ श्री के गाल पर लगाया, जिससे श्री सीधा सोफे पर जाकर गिरी। रणविजय ने अपने कदम श्री की तरफ बढ़ाए और अपना एक पैर सोफे पर रख श्री के बालों को कसकर पकड़ा और उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए उसके करीब झुकते हुए कहा, क्या कहा तुमने? कि मेरा कैरेक्टर खराब है? अपनी बहन के होने वाले पति के साथ रात बिताती है और कैरेक्टर मेरा खराब है? किसी पराई मर्द के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसके रूम पर चली जाती है, कैरेक्टर मेरा खराब है? श्री के नाजुक से गाल पर रणविजय के पांचों उंगलियों के निशान छपे हुए थे। वहीं श्री की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। श्री को रणविजय के गुस्से से कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था, फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, अगर ऐसा नहीं है रणविजय, तो आप मेरे करीब क्यों आते हैं? बताइए, आपका और मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है, ये बात तो आप भी जानते हैं, फिर किस हक से आप मुझे छूते हैं? श्री रूधे हुए गले से ये सब बोल रही थी। उसने आगे कहा, आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, क्योंकि आपकी पत्नी कहलाने का हक शिवांगी दी को था, है ना? तो फिर आपने पति होने का हक मुझ पर क्यों जताया? वो हक भी तो शिवांगी दी का ही था ना? श्री के सवाल सुनकर रणविजय कुछ पल तक तो उसे देखता ही रह गया। उसने झटके से श्री के बालों को छोड़ा और उसकी तरफ अपनी पीठ करके खड़ा हुआ।
अपना एक हाथ अपनी कमर पर रख कर और दूसरे हाथ को अपने बालों में फेरते हुए उसने एक गहरी सांस ली। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। श्री के सवाल जैसे उसे छलनी कर रहे थे। वहीं श्री ने अपने दोनों हाथों से अपने आंसुओं को साफ किया। फिर रणविजय के सामने आते हुए कहा, अब मैं अपनी बेगुनाही का सबूत खुद आपको लाकर दूंगी, और उससे पहले मुझे एक बात का जवाब दीजिए। अगर मैं बेगुनाह साबित हुई तो अपने लिए कौन सी सजा तय करेंगे आप? कहते हुए श्री रणविजय की आंखों में देख रही थी। रणविजय ने कहा, अगर तुम साबित हुई श्री, तो तुम्हें मैं अपनी कैद से आजाद कर दूंगा। उसके बाद तुम्हें जैसे जहां जाना होगा जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिर श्री की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह नहीं हो। श्री ने एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, तो ठीक है, सिर्फ एक महीने की मोहलत मांगती हूँ आपसे। एक महीने में मैं खुद को बेगुनाह साबित करके रहूंगी। लेकिन आप भी मुझसे वादा कीजिए, अगर मैं बेगुनाह साबित हुई तो फिर आप मुझे कहीं भी जाने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। रणविजय कुछ देर तक तो श्री को देखता रहा। फिर उसने श्री से कहा, पहले खुद को बेगुनाह साबित करो, उसके बाद मुझसे बात करना। ये कहकर रणविजय सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। श्री उसे जाते हुए देखती रही। फिर मन ही मन बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे नहीं जाने देंगे। पर नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं बेगुनाह साबित हुई तो आपके पास कोई कारण नहीं होगा मुझे अपने पास रोकने का। रणविजय को पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा था, और ऊपर से श्री के इस तरह से जवाब देने से जैसे उसके गुस्से को हवा मिल रही थी। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा कि तुम ये कहना चाहती हो कि हम सब तुम पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, और जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा वो भी झूठ था, है ना? और तुमने मेरी ड्रिंक स्पाइल नहीं की थी, और यहाँ तक कि वो वेटर भी झूठ बोल रहा था जिसे तुमने अच्छी खासी रकम दी थी। बोलो, ये सब झूठ है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था तुम्हें शिवांगी को धक्का देते हुए। श्री कुछ देर तक तो रणविजय की आंखों में देखती रही और खुद से दूर धकेलते हुए उस पर चिल्लाई, मैंने उन्हें धक्का नहीं दिया था रणविजय, वो सिर्फ एक हादसा था। फिर अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है, आप नहीं मानेंगे ना मेरी बात, लेकिन अब मैं खुद को सही साबित करके दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। आज उस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ जबरदस्ती की, और आपने क्या किया? मुझे ही उसके सामने गलत साबित किया। आप खुद को मेरा पति कहते हैं। मैं मानती हूँ कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन दुनिया की नज़रों में मैं आपकी बीवी हूँ, तो मेरे सम्मान की रक्षा करना आपका फ़र्ज बनता है। लेकिन आपने क्या किया? जो इंसान मेरी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता था, आपको उसका ही साथ दिया आपने। श्री ने एक गहरी सांस ली और खुद को थोड़ा शांत करते हुए कहा, पर अब नहीं रणविजय, क्योंकि आपका बार बार मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और आप होते कौन है मेरे कैरेक्टर पर सवाल भी उठाने वाले, जिसका खुद का कैरेक्टर खराब हो? श्री की यह बात सुनकर रणविजय गुस्से से पागल हो गया था। उसने जोर का थप्पड़ श्री के गाल पर लगाया, जिससे श्री सीधा सोफे पर जाकर गिरी। रणविजय ने अपने कदम श्री की तरफ बढ़ाए और अपना एक पैर सोफे पर रख श्री के बालों को कसकर पकड़ा और उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए उसके करीब झुकते हुए कहा, क्या कहा तुमने? कि मेरा कैरेक्टर खराब है? अपनी बहन के होने वाले पति के साथ रात बिताती है, और कैरेक्टर मेरा खराब है? किसी पराई मर्द के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसके रूम पर जाती है, कैरेक्टर मेरा खराब है? श्री के गुनाह से श्री के नाजुक से गाल पर रणविजय की पांचों उंगलियों के निशान छपे हुए थे। वहीं श्री की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। श्री को रणविजय के गुस्से से कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, अगर ऐसा नहीं है रणविजय, तो आप मेरे करीब क्यों आते हैं? बताइए। आपका और मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है, ये बात तो आप भी जानते हैं। फिर किस हक से आप मुझे छूते हैं? श्री रूंधे हुए गले से ये सब बोल रही थी। उसने आगे कहा, आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते हैं, क्योंकि आपकी पत्नी कहलाने का हक शिवांगी दी को था, है ना? तो फिर आपने पति होने का हक मुझ पर क्यों जताया? वो हक भी तो शिवांगी दी का ही था ना? श्री के सवाल सुनकर रणविजय कुछ पल तक तो उसे देखता ही रह गया। उसने झटके से श्री के बालों को छोड़ा और उसकी तरफ अपनी पीठ करके खड़ा हुआ। अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखा और दूसरे हाथ को अपने बालों में फेरते हुए उसने एक गहरी सांस ली। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। श्री के सवाल जैसे उसे छलनी कर रहे थे। वहीं श्री ने अपने दोनों हाथों से अपने आंसुओं को साफ किया। फिर रणविजय के सामने आते हुए कहा, अब मैं अपनी बेगुनाही का सबूत खुद आपको लाकर दूंगी, और उससे पहले मुझे एक बात का जवाब दीजिए। अगर मैं बेगुनाह साबित हुई तो अपने लिए कौन सी सजा तय करेंगे आप? कहते हुए श्री रणविजय की आंखों में देख रही थी। रणविजय ने कहा, अगर तुम साबित हुई श्री, तो तुम्हें मैं अपनी कैद से आज़ाद कर दूंगा। उसके बाद तुम्हें जैसे जहां जाना हो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिर श्री की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह नहीं हो। श्री ने एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा,
तो ठीक है, सिर्फ 1 महीने की मोहलत माँगती हूँ आपसे। 1 महीने में मैं खुद को बेगुनाह साबित करके रहूँगी। लेकिन आप भी मुझसे वादा कीजिए, अगर मैं बेगुनाह साबित हुई तो फिर आप मुझे कहीं भी जाने से नहीं रोकेंगी, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। रणविजय कुछ देर तक तो श्री को देखता रहा, फिर उसने श्री से कहा, पहले खुद को बेगुनाह साबित करो, उसके बाद मुझसे बात करना। कहकर रणविजय सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। श्री उसे जाते हुए देखती रही, फिर मन ही मन बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे नहीं जाने देंगे? पर नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं बेगुनाह साबित हुई तो आपके पास कोई कारण नहीं होगा मुझे अपने पास रोकने का। श्री अपने रूम में आ गई और चेंज करने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ फ़ील कर रही थी, इसलिए शावर लेने वो एक लाइट पिंक कलर का बाथरोब पहने हुए वॉशरूम से बाहर आई। शावर लेने के बाद उसे थोड़ा-सा बेहतर फ़ील हुआ। वैसे भी उसे काफ़ी ज़्यादा गंदा फ़ील हो रहा था, क्योंकि जिस तरह अभय श्री को छू रहा था, उससे श्री को काफ़ी ज़्यादा डर्टी फ़ील हो रहा था। वो अपने बालों को ड्रायर करने के लिए ड्रेसिंग के पास जा ही रही थी, उसके रूम का डोर ज़ोर से नॉक होने लगा। डोर नॉक होने की आवाज़ सुनकर श्री ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर कोई था कि नॉक किए ही जा रहा था। श्री जानती थी कि इस वक्त यह कौन हो सकता है, पर अभी फ़िलहाल उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी रणविजय का सामना कर पाए। उसने वापस मिरर की तरफ देखा और बाथरोब को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया। वो बस इंतजार कर रही थी रणविजय के वहाँ से जाने का, पर शायद उसका बिल्कुल मूड नहीं था वहाँ से जाने का। आखिरकार थक कर श्री को दरवाज़ा खोलने के लिए जाना ही पड़ा। श्री ने डोर ओपन किया तो सामने सामने की रणविजय खड़ा हुआ था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो नशे में है। उसने अपनी नशीली आंखों से श्री को देखा, इससे पहले कि श्री रणविजय से कुछ कहती। रणविजय ने दरवाजे पर हाथ रखा और उसे जोर से प्रेस करते हुए अंदर आ गया, जिससे श्री 2 कदम पीछे हट गई। रणविजय जो बेड की तरफ ही जा रहा था, उसकी काम रुक गए और उसने पलटकर श्री की तरफ देखा, जो घबराई हुई नजरों से उसे ही देख रही थी। रणविजय श्री के पास आया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने साथ खींचते हुए बेड की तरफ ले गया। श्री को समझ नहीं आ रहा था कि इतना कुछ हो जाने के बाद रणविजय यहाँ क्या कर रहा है। उसे तो लगा था कि शायद अब रणविजय उसके रूम में कभी नहीं आएगा। इससे पहले कि श्री रणविजय से कुछ कहती, रणविजय ने उसे बेड की तरफ धकेल दिया। श्री पलटकर हैरानी से रणविजय को देख रही थी। वो जल्दी से पीछे की तरफ खिसकते हुए बोली, यह आप सही नहीं कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि आप मुझे 1 महीने की मोहलत दीजिए। पर रणविजय उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि उसे अजीब से स्माइल के साथ देखते हुए अपनी शर्ट के बटन ओपन करने लगा। श्री ने जैसे ही दूसरी तरफ से बेड से उतरने की कोशिश की, रणविजय ने झटके से उसके पैरों को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे शरीर सीधा बेड पर बिल्कुल लेट गई श्री। रणविजय ने उसके ऊपर आते हुए कहा, तुम्हें 1 महीने की मोहलत चाहिए थी ना, तो दी तुम्हें 1 महीने की मोहलत। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 1 महीने तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं तुम्हें जाने दूंगा जब तक तुम बेगुनाह साबित हो नहीं होगी। लेकिन अभी तो मेरी नज़र में गुनहगार हो, इसलिए तुम्हें सज़ा तो हर पल मिलेगी। खाने के साथ ही रणविजय जैसे ही श्री के चेहरे की तरफ झुका, सीना अपना चेहरा दूसरी तरफ से लिया और अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए कहा, यह आप सही नहीं कर रहे हैं। रणविजय ने उसके गालों को पकड़ते हुए उसका चेहरा अपने सामने किया और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, अपनी आंखें खोलो श्री। रणविजय ने ये कुछ इस तरीके से कहा था कि श्री को मजबूरन अपनी आंखें खोलनी पड़ी। उसकी नज़र रणविजय की लाल और नशीली आंखों से जा मिली। रणविजय ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, तुम भी जानती हो कि तुम मुझे नहीं रोक सकती हो, फिर भी ऐसी कोशिश क्यों करती हो? कहकर रणविजय ने श्री के चेहरे को झटक दिया, पर श्री ने सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, क्या मेरी एक बात का जवाब देंगे रणविजय? रणविजय ने अपनी आईब्रो चढ़ाई, जैसे कह रहा हो कि पूछो। श्री ने कहा, अगर मैं बेगुनाह साबित हुई तब खुद के लिए कौन सी सज़ा चुनेंगे आप? बोलिए, क्योंकि बेगुनाह होने के बाद भी आपने मुझे सज़ा दी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। श्री की बात सुनकर रणविजय उसे कुछ पल तक तो देखता ही रह गया, फिर अचानक ही उसकी आंखों के भाव सख्त हो गए और उसने श्री के चेहरे के और भी ज़्यादा करीब आते हुए कहा, तुम बेगुनाह नहीं हो श्री, तो साबित क्या करोगी? क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था तुम्हें शिवांगी को धक्का देते हुए। मुझे पता है तुम अंदर से बहुत चालाक हो और मुझे अपनी बातों में फंसाना चाहती हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा। फिर श्री की नेक की तरफ झुकते हुए उसने उसकी नेक पर जोर से बाइट किया। इस वजह से श्री के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई और उसने कसकर रणविजय के कंधे को पकड़ लिया। रणविजय ने अपनी गहरी आवाज में कहा, तुमने मुझसे पूछा था ना कि जब मैं शिवांगी से प्यार करता हूँ तो तुम्हारे करीब क्यों आता हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ जब भी तुम मेरे नज़दीक होती हो तो 1000 मौतें मरती हो
और यही दर्द मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। यही दर्द मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ। तुम्हारा पल पल मरना मुझे सुकून देता है श्री। कुछ तो रणविजय की जहर भरी बातें से और कुछ दर्द की वजह से श्री की आंखों के किनारे से आंसू बह रहे थे। उसके बाद रणविजय उसके साथ बहुत ही ज़्यादा वाइल्डली पेश आ रहा था। उसके नेक को बाइट किए जा रहा था। तभी श्री की आवाज़ उसके कानों में आई, अपने आप को रोक सकते हैं तो रोक लीजिए रणविजय, क्योंकि अगर आप नहीं रुके तो मैं आपके बारे में सब कुछ बता दूंगी, आपकी माँ और आपकी दादी को। सोचिए उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा और उनका पोता कैसे किसी लड़की की इज्जत को तार तार करता है, कैसे उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है, जिसे वो पूरी दुनिया के सामने तो अपनी बीवी कहता है। वो तुम्हारे लिए क्या है, सोचो उसके दिल पर क्या बीतेगी। रणविजय ने जब ये सुना तो अपना चेहरा उठाकर श्री की तरफ देखा। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। रणविजय को इतना गुस्से में देखकर श्री कुछ पल के लिए तो सहम गई, लेकिन फिर उसने दोबारा हिम्मत करते हुए कहा, इसलिए बेहतर होगा कि आप अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। इन कुछ दिनों में श्री इतना तो समझ गई थी कि रणविजय के लिए अपनी माँ और उसकी दादी क्या मायने रखती हैं, और रणविजय को रोकने का उसे सबसे बेस्ट यही तरीका सही लगा था। हालांकि श्री भी नहीं चाहती थी कि उनके सामने रणविजय की असलियत आए, लेकिन उसे ये करने के लिए रणविजय ने ही मजबूर किया था। रणविजय ने अपने दांत पीसते हुए कहा, आ गई ना अपनी असलियत पर। तुम जैसे लड़की से यही उम्मीद रख सकता हूँ मैं, पर इसका जवाब भी तुम्हें मैं कल ज़रूर दूंगा। और फर्श पर गिरी हुई अपनी शर्ट को उठाकर एक हिकारत भरी नज़र से श्री को देखा और रूम से बाहर निकल गया। जाते जाते उसने रूम का दरवाज़ा तेज आवाज़ के साथ बंद किया। इस वजह से श्री का दिल एक पल के लिए धक्का से रह गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरा दिन रणविजय को आज जागने में देर हो गई थी, क्योंकि आज संडे था। इस वजह से उसे ऑफिस भी नहीं जाना था और अक्सर संडे वाले दिन वो देर से ही जागता था। वो रेडी होकर नीचे हॉल में आया तो उसकी नज़र नीचे हॉल में बैठे हुए लोगों पर जाकर ठहर गई और उसके चेहरे पर एक सख्त एक्सप्रेशन नजर आने लगे। हॉल में ही नीचे कादम्बरी और रणविजय की दादी बैठी हुई श्री से बात कर रही थी। श्री को जब अपने ऊपर किसी की तपिश भरी नज़रों का एहसास हुआ तो उसने सीढ़ियों की तरफ देखा, जहाँ पर रणविजय अपनी जलती हुई नज़रों से ही देख रहा था। रणविजय को अपनी तरफ ऐसे देखता देख श्री ने जल्दी ही अपनी नज़र फेर ली। तभी दादी की आवाज़ रणविजय के कानों में आई, रणविजय इधर आओ। रणविजय की नज़रें श्री से होकर अपनी दादी की तरफ चली गई, जो बिना किसी भाव के उसे ही देख रही थी। रणविजय ने अपनी कदम अपनी दादी की तरफ बढ़ा दिए। वो उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उनकी दादी ने अपने पैर पीछे ले लिए और अपनी नज़रें दूसरी तरफ फिराते हुए कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रणविजय, माना कि हम तुम लोगों के साथ में नहीं रहते, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने किसी भी फैसले में मुझे शामिल ना करो। रणविजय से जितना हो सकता था उतनी आवाज़ को नर्म बनाते हुए कहा, दादी क्या हुआ और किस बात से आप इतनी नाराज हैं। तो रणविजय की दादी ने कादम्बरी जी की तरफ देखते हुए कहा, बहू समझाओ अपने बेटे को और बताओ कि किस बात से मैं नाराज हूँ। ये इतना नासमझ तो नहीं कि इस बात को नहीं समझता हो। कादम्बरी जी जो चुपचाप वहाँ बैठी हुई थी, उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर रणविजय से कहा, रणविजय तुम्हारी दादी को श्री और तुम्हारी शादी के बारे में पता चल गया है और इस बात से नाराज है कि अचानक से तुमने ऐसा क्यों किया। रणविजय ने एक नज़र श्री की तरफ देखा जो अपनी नज़रें झुकाए हुए बैठी थी। रणविजय जाकर श्री के बगल में ही बैठ गया और श्री का हाथ जबरदस्ती अपने हाथों में लेकर दादी से कहा, दादी दरअसल ये शादी हम दोनों की मर्जी से हुई है और ये सब इतना जल्दी हुआ कि हमें तो आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। तो दादी ने हैरानी से कहा, पर तुम तो शिवांगी से। तभी रणविजय ने स्माइल करते हुए कहा, दादी मैं भी मूव ऑन करने का फैसला कर लिया था और फिर आप दोनों मेरे पीछे वैसे भी पड़ी हुई थी कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, तो मुझे लगा कि श्री से बेहतर लड़की मुझे कोई और मिल ही नहीं सकती, इसलिए मैंने श्री से शादी कर ली। और श्री को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि श्री भी कहीं ना कहीं मन ही मन मुझे पसंद करती थी। फिर श्री की तरफ देखते हुए कहा, क्यों श्री, सही कह रहा हूँ ना मैं। तो दोस्तों आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।